आदिल उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां अब यहूदी तंजीम का गुमनाम सरबराह एक्सरे मैन उसके कारनामों से परेशान हो गया था। उसे जो रिपोर्ट मिलती रही उसके मुताबिक आदिल ने बैंक से लूटी हुई रकम माफिया तंजीम से छीनकर आईजी पुलिस के हवाले की। आदिल ने दाऊद का खजाना लूटा। आदिल ने दाऊद की लाश ठिकाने लगाई। आदिल गॉड मदर के घर आकर 3 रिवॉल्वरों के दरमियान घिर जाने के बावजूद जिंदा वापस चला गया। और यह आदिल ही था जिसने टेरी आदम को बातों में उलझाकर ये मालूम कर लिया कि अल्पा का ब्रेन वॉश किया गया है और यहूदी खुफिया तंजीम गॉड मदर की फैमिली के पीछे पड़ गई है। जो काम था वो आदिल कर रहा था और तनहा कर रहा था। एक्सरे मैन इसलिए भी परेशान था कि उसके किसी गैंग या किराए के आलाकारों का नामो निशान नहीं मिल रहा था। उसकी हैरानी और परेशानी के लिए अभी और बहुत कुछ सामने आने वाला था। जब मैंने परगोला को ले जाते हुए गाड़ी दरिया में डुबो दी तो एक्सरे मैन हैरान होकर सोचने लगा, आखिर गाड़ी कौन पागल ड्राइव कर रहा था। वो गाड़ी के अंदर ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद था। उसने मेरी बात सुनी थी। मैंने गाड़ी डुबोने की बात कहने के बाद उसे डुबोया और उसकी दानिश्त में ऐसा कोई पागल ही कर सकता है। फिर उसने अफसरों के जरिए पुल पर से मुझे और परगोला को दरिया के अंदर से उबर कर फिर पानी में डूबकर तैरते देखा। इंस्पेक्टर को एक गोताखोर ने बचाया था। उसका भी यही बयान था कि गाड़ी दरिया में गिराने वाला कोई पागल ही था। पुलिस वालों ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया। इंक्वायरी से पता चला कि किसी आदिल नामी नौजवान ने वो गाड़ी एक कार डीलर से खरीदी थी। एक्सरे मैन जो इस कदर पुरस्कार और गुमनाम बना हुआ था, गोशाए गुमनामी में सर पकड़कर सोच रहा था, ये आदिल नामी तूफान कहाँ से आया है। जहाँ देखो वहीं कुछ ना कुछ करता और हमें नुकसान पहुँचाता दिखाई देता है, मगर इतना कुछ होने के बाद भी अब तक दिखाई नहीं दिया। एक बार उसकी सूरत नज़र आ जाए तो वो गिरफ्त में आ जाए। उसने पिछली रात ही इंटेलिजेंस के आला अफसरान को हुक्म दिया था कि वो जल्द से जल्द आदिल का सुराग लगाएं। वह तमाम रात परगोला और मरीना को पकड़ने के लिए अपने अफसरों के दिमागों में झांकता रहा था। जब परगोला हाथ से निकल गया तो उसने टेरी आदम के जरिए हुक्म दिया विच लेडी इला क्लांसी को हिरासत में रखा जाए। वो आज रात फिर काले अमल के जरिए परगोला को बुलाएगी और उसे गिरफ्तार कराएगी। टेरी आदम भी तमाम रात जागता रहा, अब सोना चाहता था। एक्सरे मैन ने उसकी सोच में कहा, मुझे गॉड मदर के बेटे वॉन लुइन पर तनवीमी अमल करने के बाद सोना चाहिए, वरना आदिल उसके बचाव का रास्ता निकाल लेगा। टेरी ने ख्याल ख्वानी की परवाज की। वॉन लुइन की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर रास्ता तलाश किया, लेकिन उसका दिमाग नहीं मिला। समझ में आ गया कि तनवीमी अमल के जरिए उसकी पहली आवाज़ और लहजे को जहन से मिटाकर उसे नई आवाज़ और लहजा दिया गया होगा। एक्सरे मैन को फिर शौक पहुंचा। एक्सरे मैन हंसने लगा। कई नाकामियों का मुंह देखने के बाद उसे गुस्से में आना चाहिए था, मगर वो अपने खाली मकान में हंसते हुए बुड़बुड़ाने लगा, कोई बात नहीं, नौजवान बहुत तेजी से भाग रहे, भागने दो। सोकर उठूंगा तो इस तेज रफ्तार घोड़े को मुंह के बल गिरा दूंगा। वो अपने आरामदेह बिस्तर पर आकर लेट गया। तमाम रात जागने के बावजूद परेशानियों का इतना हजूम था कि नींद नहीं आ सकती थी। उसने अपने दिमाग को सोने का हुक्म दिया, फिर दोपहर 2 बजे जागने का वक्त मुकर्रर करके सो गया। उसकी और टेरी आदम की नींद के दौरान इंटेलिजेंस के तमाम जासूस आदिल को ढूंढते फिर रहे थे। जिन पर शुबा होता उनका मुहासबा करते, तरह तरह के सवालात करके उनके जवाब से मुतमईन होने के बाद उनका पीछा छोड़ते। वो मेरे लिए गाड़ी लेकर आया था। फिर हम अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गए। इसके बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। वहीं एक कमरा एना लाना के लिए मखसूस था। वो सो रही थी। मैंने उसके ख्वाबीदा जहन में ये बात नक्श कर दी थी कि वह बेदार होने के बाद शाम तक आदिल से न मिले, उसे आराम से नींद पूरी करने दे। जैरी इला क्लांसी के अंदर पहुंचा हुआ था। वो रात भर कब्रिस्तान में मसरूफ़ रही थी, लिहाजा वो भी सो रही थी। उसके लिए हवालात में आरामदेह बिस्तर बिछा दिया गया। उसके जादू मंत्र का सामान एक बड़े से बैग में रखा हुआ था। उससे वादा किया गया था कि वो परगोला को गिरफ्तार कराएगी तो उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। परगोला के फरार होने के बाद इला को हवालात में रखकर वहां सख्त पहरा लगाया गया। एक्सरे मैन और टेरी आदम को चाहिए था कि इला के दिमाग को लॉक कर देते, लेकिन दोनों थकन से चूर होकर सो गए। वो हर मरहले पर कामयाब होते होते आदिल के सबब नाकाम होते रहे थे। ऐसी मायूसी और बेजारी में उन्होंने नींद को तरजीह दी। सुबह 9 बजे ब्रेन आदम ने लाइन ऑफ एक्शन पर नज़रसानी की तो ये गलती उसकी समझ में आई। उसने 9:30 बजे टेलीफोन के जरिए टेरी आदम को जगाकर कहा, ब्रदर, वो परगोला अपने किसी खास ख्याल ख्वानी करने वाले के जरिए इला को नुकसान पहुंचा सकता है। वो परेशान होकर बोला, ओ बिग ब्रदर, अभी 1 घंटे की भी नींद नहीं ली और आपने जगा दिया। अगर एल्पा को जल्द ही मैदान अमल में ना लाया गया तो मैं काम की ज़्यादती से मर जाऊंगा। मुझे इस बात का एहसास है। एल्पा 24 घंटों के अंदर काम करने के काबिल हो जाएगी। थोड़ी सी तकलीफ और उठा लो, अभी इला के दिमाग को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं उससे विच लेडी के पास जा रहा हूँ। टेरी आदम बिस्तर से उठकर बाथरूम में गया, फिर मुंह पर पानी के छपके मारने लगा ताकि नींद का खुमार उतरे तो वो विच लेडी इला क्लांसी के पास जाकर उसके दिमाग को लॉक करे। उसके तैयार होने के दौरान जैरी वहां पहुंचा हुआ था और इला के ख्वाबीदा जहन को पढ़ रहा था। उसकी सोच ने बताया कि इसराइली सरकार ने उसे हवालात में बड़े आराम से रखा है और आज रात फिर उसे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। वह फिर पिछली रात की तरह काले जादू के जरिए परगोला को पुलिस की गिरफ्त में आने पर मजबूर कर देगा। जैरी ने कहा, तुम्हारे ख्यालात बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो बैग है उसमें जादू मंत्र का सामान है और उस सामान में एक बड़ा छुरा भी है। चलो उठो। इला की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। जैरी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। वो उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करने लगी।
अपने बैग को खोलकर उसमें रखे हुए सामान को निकालकर फर्श पर फेंकने लगी। आहनी सलाखों के बाहर खड़े हुए सिपाही ने पूछा, ये तू सामान क्यों फेंक रही है? ईला ने पूछा, तेरे पास आहनी दरवाजे की चाबी है? चाबी साहब के कमरे में कीबोर्ड से लटक रही है, तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगी। वो अपने बैग से छुरा निकाल कर बोली, मरने के बाद मुझे ज़रूर बाहर निकाला जाएगा। जा अपने साहब से बोल मैं खुदकुशी कर रही हूँ। अरे ये क्या पागलपन है? साहब साहब जल्दी आओ, ये पागल की बच्ची जान दे रही है। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ आया, फिर ईला को देखकर ठिठक गया। वो दोनों हाथों से छुरे के दस्ते को थामे खड़ी थी। उसके फल की नोक अपने ही सीने की तरफ थी। इंस्पेक्टर ने कहा, ईला रुक जाओ, मैं दरवाज़ा खोल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने छुरे के फल को पूरी कुव्वत से अपने सीने में पैवस्त कर लिया। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ अपने कमरे से चाबी लेने गया। छुरे का एक ही वार काफ़ी था, वो गिरने वाली थी, लेकिन जहरी ने गिरने से पहले उसमें दिमागी तमन्नाई और हौसला पैदा हुआ। छुरे को उसके सीने से निकाला, फिर उसे दिल की जगह पैवस्त किया। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। तब जैरी को इत्मीनान हुआ कि अब कोई तिब्बी इमदाद ईला को नहीं बचा सकेगी। इंस्पेक्टर चाबी लेकर दौड़ता हुआ आया। ताला खोलकर अंदर पहुंचा तो वो दम तोड़ चुकी थी। ऐसी वक्त टेरी आदम ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो उसे ईला का दिमाग नहीं मिला। उसने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को मुखातिब करके पूछा, क्या ईला जिंदा है? नो सर, अभी उसने मेरे सामने खुदकुशी की है। तूने उसे रोका क्यों नहीं? सर, दरवाज़ा लॉक था, मैं अंदर नहीं जा सकता था। चाबी लेकर आने तक वो मर चुकी थी। टेरी ने ब्रेन आदम से रब्ता करके कहा, बिग ब्रदर, बहुत बुरी खबर है, ईला ने खुदकुशी कर ली। ओह गॉड, यानी परगोला ने अपने ख्याल ख्वानी करने वाले के जरिए उसे ख़त्म कराया है। जी हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा हाजिर दिमागी से काम करूँ तो नींद ज़रूरी है। नींद सबके लिए ज़रूरी होती है। पिछली रात के जागे हुए तमाम दुश्मन सो रहे थे, दोस्त भी सो रहे थे, हम भी गहरी नींद में थे। सिर्फ गॉड मदर ट्रीसा जाग रही थी। ट्रीसा ने कभी एक मामूली औरत की हैसियत से ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। वो कभी किसी के ज़ेरे असर नहीं रही, हत्ता कि अपने किसी शौहर को भी खुद से बरतर नहीं होने दिया। जब भी किसी ने उस पर हावी होना चाहा उसने उसे कत्ल कर दिया, फिर दूसरे को शौहर बना लिया। वो दौलत की दीवानी थी, लेकिन इससे ज़्यादा उसे आज़ादी और खुद मुख्तारी अजीज़ थी। उसने अपने बेटे और बेटियों की भी तरबियत ऐसी ही की थी। उन्हें खुद सर और खुद मुख्तार रहने वाला मजाज दिया था। उनमें सिर्फ एक ऐना लाना ऐसी थी जो आदिल की मोहब्बत में माँ के मिजाज के खिलाफ हो गई थी, वरना एक बेटा और दो बेटियां बिल्कुल माँ के नक्शे कदम पर चलते थे। गॉड मदर ने सोचा, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ वो अक्स मुंतकिल करने वाली तकनीक के जरिए माफिया तंजीम को यहूदी हुक्मरानों पर हावी कर देगी और इस मुल्क में बेताज मलका बनकर रहेगी। उसे यहूदी खुफिया तंजीम की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, और ना ही ये मालूम था कि इन दिनों तेलबैब में दुनिया की तमाम खतरनाक तंजीमों और तमाम टेलीपैथी जाने वालों का मेला लगा हुआ है। वह हज़ार सलाहियतों के बावजूद उनके दरमियान पिस कर रह जाएगी। अब यही सूरत हाल सामने थी। उसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी को ठेस पहुंच रही थी। उसके बेटे के दिमाग में टेलीपैथी जानने वाले घुस आए थे। ऐना को आदिल उड़ा ले गया। मैक्सी को टेरी आदम निगल लेना चाहता था। टेरी आदम की टेलीपैथी से और पुलिस वालों की गिरफ्त से बचने के लिए ट्रीसा जिंदगी में पहली बार आदिल के सामने झुकने पर मजबूर हो गई। गुस्सा और परेशानी में नींद नहीं आ रही थी। वो खुद को समझा रही थी कि मैंने हालात से मजबूर होकर आदिल को दामाद बनाने का इकरार किया है। इसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरा बेटा यहूदी टेलीपैथी जानने वालों की गिरफ्त से निकल गया और हम माँ बच्चे यहाँ कानून की गिरफ्त से महफूज हो गए। आदिल ने इस नई जगह हमें मुंतकिल किया है, हमारे चेहरे बदल दिए। पुलिस वाले और यहूदी तंजीम के लोग हमें पहचान नहीं सकेंगे। बेशक मैं ऐसे ही ज़बरदस्त दामाद चाहती हूँ, लेकिन इतना भी ज़बरदस्त नहीं कि वो मेरे ज़ेरे दस्त ना रहे और मेरी बेटी को अपना हम मजाज बना ले। अगरचे हम माँ बच्चे महफूज हो गए हैं, ताहम मेरा बेटा आदिल का महकूम और ताबेदार रहेगा। आदिल के किसी टेलीपैथी जानने वाले ने तनवीमी अमल के ज़रिए मेरे बेटे के दिमाग को सिर्फ लॉक नहीं किया होगा, सिर्फ दुश्मनों से बचाया नहीं होगा, बल्कि उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया होगा। अब हम माँ बच्चे छुप कर कोई राज की बात नहीं कर सकेंगे। वॉन लुइन के अंदर छुपा हुआ आदिल का आदमी हर बात सुन लिया करेगा। अगर मैं बेटे को अपने राजों से दूर रखूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि मुस्तकबिल के गॉड फादर को तमाम मामलात से अलग रखा करूंगी। ये तो मैं बहुत बड़ी बाजी हारी हूँ और आदिल से आ रही हूँ। दरअसल आदिल की सलाहियतों से यह अंदेशा पैदा हो गया था कि अगर वो इसी तरह तमाम मामलात में उन पर हावी होता रहा तो बेटे की जगह दामाद गॉड फादर बन जाएगा, और ना बने तब भी माँ बच्चे सभी उसके महकूम और मोहताज रहेंगे। आदिल ने अपने वादे के मुताबिक मैक्सी को गॉड मदर के पास पहुंचा दिया। मामेला और वॉन लुइन भी माँ के साथ थे। सिर्फ एना लाना ने माँ के पास आने से इनकार किया। लैला के पास आकर उसके गले लग गई कि मैं भाभी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ट्रीसा उसे आदिल की चाल समझ रही थी। उसने यकीन से यह सोच लिया कि टेलीपैथी के जरिए एना लाना को अपनी तरफ कर लिया गया है। माँ ने एना के पास करोड़ों डॉलर का सोना और हीरे जवाहरात देखे थे, उनमें से उसे एक भी सोने की ईंट नहीं मिली। ये बात खटक रही थी कि आइंदा भी लूट का जो माल आएगा वो आदिल के ही कब्जे में रहा करेगा और ये माँ बच्चे उसके मोहताज रहा करेंगे। वह बेटे की वजह से बहुत मजबूत शिकंजे में आ गई थी। इससे शिकंजे से निकलने की तदबीर करती तो निकलते ही यहूदियों के जाल में फंस जाती, लेकिन कोई तदबीर तो करनी ही थी। वो आदिल के ज़ेर असर नहीं रह सकती थी। ट्रीसा की सबसे पहली ख्वाहिश थी कि बेटे की आज़ादी और सलामती मिले। उसे आदिल के टेलीपैथी जानने वाले के तनवीमी अमल से भी निजात मिले।
बेटे को निजात मिलती तो माँ फिर से शेरनी बन जाती। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। वो गॉड मदर 3 ऐसे मुसल्लम मुहाफिज रखती थी जो सामने नहीं आते थे, छुपकर उसकी हिफाजत करते थे और दीगर अहकामात की तामील करते रहते थे। वो तीनों मुसल्ला गार्ड्स हर मुल्क में उसके पीछे साए की तरह लगे रहते। राब्ता होने पर वो अपनी मुकामी ज़ुबान में बोलने लगी। एक मुहाफिज को अपना मौजूदा पता और फ़ोन नंबर बताकर अपने हालात बयान करने लगी। फिर उसने कहा, मैं आज शाम 6 बजे के बाद मामीला मैक्सी और वॉन लुइन के साथ तफरी के लिए निकलूंगी। तुम लोग बड़ी राजदारी से वॉन लुइन को अपनी खुफिया रिहाइशगाह में ले जाओगे। दूसरी तरफ से जवाब मिला, यस मादाम, हम बाबा वॉन लुइन को राजदारी से ले जाएंगे। शाम से पहले एक हैप्नोटिज्म के माहिर को तलाश करो। मैंने सुना है यहूदियों का सबसे बड़ा हैप्नोटिज्म और अमलियात का माहिर उनका मजहबी रहनुमा है। अगर तस्दीक हो जाए तो उसे अगवा करके कैदी बना लो। उसे बाद में मजबूर करना है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में वॉन लुइन पर तनवीमी अमल करे और साबका अमल को उसके दिमाग से मिटाकर ये बात जहन में नक्श कर दे कि वो किसी भी दोस्त या दुश्मन की सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर उन्हें भगा दिया करे। यस मादाम, आपके तमाम अहकामात की तामील होगी। एक और अहम बात यह है कि तुम तीनों में से एक गार्ड योगा का माहिर नहीं है। उससे कहो वो आज से गूंगा बन जाए, तन्हाई में भी दीवारों से बातें ना करे। यहाँ कदम कदम पर कई टेलीपैथी जाने वालों से साबका पड़ेगा। अगर वो मेरे हुक्म के मुताबिक गूंगा ना बना और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा तो वो हराम मौत मरेगा। यस मादाम, वो तन्हाई में भी अपने आप से नहीं बोलेगा। मजहबी रहनुमा को कैदी बनाते ही मुझे खबर करना, मैं इंतज़ार करूंगी। फ़ोन पर इसी जुबान में गुफ्तगू किया करो। ट्रीसा ने रिसीवर रख दिया। अब उसे इस हद तक इत्मीनान हुआ कि वो गहरी नींद सो सकती थी। वो टेलीफोन को अपने सराहने रखकर सो गई। शीतारा को यकीन नहीं था कि पारस ने अपना जो पता ठिकाना बताया वो दुरुस्त होगा। भला कोई अपनी खुफिया रिहाइशगाह किसी को बताता है? हाँ, मगर खुफिया रिहाइशगाह किसी जाने तमन्ना के लिए होती है, उसे बताया जा सकता है। शायद इसीलिए पारस ने कहा था, जाने मन मैं पेरिस में हूँ। झील किनारे दूर तक जो कॉटेज बने हुए हैं उनमें 7 नंबर का कॉटेज मेरा है। 2 चश्मी हीरे लेना चाहती हो तो अच्छी दोस्त बनकर चली आओ, या फिर अपने आलाकारों के इधर भेजकर दुश्मनी का रास्ता इख्तियार कर लो। वो 2 चश्मी हीरों से महरूम नहीं रह सकती थी। अपने रास्ते में आने वाली नहुसतों को ख़त्म करने के लिए वो हीरे उतने ही ज़रूरी थे जितने कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। वो पारस से लेना चाहती थी, मगर वो रूबरू बुला रहा था। कोई और बुलाता तो उसे धोखा देना आसान होता। वो अपनी किसी डमी को भेज देती, जैसा कि उन दिनों अपनी एक डमी को सुपर मास्टर की बेटी बनाकर वाशिंगटन भेज दिया था। वो और उसके मुल्क के हुक्काम खुश थे कि टेलीपैथी जानने वाली वो शीतारा उनकी दोस्त और वफादार बनकर उनके दरमियान आ गई है, जिसके मुतल्लिक जनाब तबरेज़ी साहब ने फजूल से पेशगोई की थी कि 7 बरस तक शीतारा को ना कोई देख सकेगा और ना ही उसकी असल आवाज़ सुन सकेगा। वो लोग जनाब तबरेज़ी साहब को गलत पेशगोई करने वाला समझकर शीतारा की डमी से बहल गए, मगर वो पारस को बहला नहीं सकती थी। वो उसके बदन की मखसूस बू को पहचानता था। चंद कदम के फासले से ही कह सकता था, वो जा रही है मेरी जाने तमन्ना। हिजाब में है पर मेरे लिए हज़ारा हिजाब में भी बेहिजाब है। उसके रूबरू जाना तो दूर की बात है, उसकी गली से भी गुजरेगी तो हवा का कोई झोंका उसे बता देगा कि वो छुप कर जा रही है। पारस की दूसरी ऑफर यह थी कि दुश्मनी की राह इख्तियार कर लो, हीरे हासिल करने के लिए अपने गुंडे भेज दो। अगर कामयाबी का 1% भी यकीन होता तो ऐसा ज़रूर करती। दाई माँ उसके पास आकर बैठ गई, फिर उसे मुस्कुराकर देखने लगी। शीतारा ने पूछा, क्या बात है, तुम बेवजह नहीं मुस्कुरा रही हो? तुम्हारी बूढ़ी तजुर्बाकार आंखों में शरारत है। मेरा तजुर्बा कहता है तुम पारस के बारे में सोच रही हो। ये तो कोई खास तजुर्बा नहीं है तुम्हारा। तुम पिछले कई दिनों से मुझे 2 चश्मी हीरों के लिए परेशान देख रही हो। जाहिर है मैं हीरों की वजह से पारस को ही याद करूंगी। हाँ बेटी, ये याद करने वाली बात खूब कही। तुम सोचती हो हीरों के लिए, लेकिन याद करती हो पारस को। खुदा का शुक्र है कि मैं ज़िद्दी हूँ, फौलादी इरादे रखती हूँ, उससे मिलने की तमन्ना नहीं करती। सिर्फ यादों से दिल को बहला लेती हूँ। बेटी, यादों के पीछे मिलने की तमन्ना छुपी रहती है। अम्मा, तुम तो बाल की खाल निकालने लगती हो। कुछ तुम भी सोचो कि हीरे किस तरह हासिल हो सकते हैं। तुम उसके पास जाओगी नहीं, वो देगा नहीं। क्या ये यकीन है कि रूबरू जाओगी तो वो धोखा नहीं देगा और तुम्हारी खुशबख्ती के लिए वो हीरे तुम्हें दे देगा? बेशक वो दुश्मन है, मगर ज़ुबान का धनी है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस मुसलमान से दूर रहने में दानिशमंदी है। मेरी सलामती इसी खुफिया रिहाइशगाह की 4 दीवारी में है। मैं मानती हूँ अब तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए, मगर वो तो यहाँ आ सकता है। वो चौंक कर बोली, कौन? पारस? हाँ, तुम उसे बुलाओगी तो वो दौड़ा चलाएगा। तुम होश में तो हो? क्या मेरी शामत आई है कि मैं उसे बुलाऊंगी? वो मेरी कोठी के सामने से गुजरते ही बू पाकर ठिठक जाएगा, सीधा अंदर चलाएगा। क्या ये तुम्हारी मखसूस बू ख़त्म नहीं हो सकती या तब्दील नहीं हो सकती? आज के साइंसी दौर में कोई बात नामुमकिन नहीं रही। मुझे इस सिलसिले में किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तुम एक फलदार दरख्त के साए में रहकर फल खरीदने बाजार जाओगी? तुम क्या कहना चाहती हो? बेटी, तुम इस कदर मसरूफ़ रहने लगी हो कि अब हर पहलू पर तुम्हारी नज़र नहीं रहती। ये तुम्हारा महकूम और ताबेदार पाशा इल्मुल अब्दान का माहिर है। इंसानी बदन के बारे में इससे ज़्यादा और कौन जानता होगा? तुम इस सिलसिले में इससे तो बात करो। वाह माँ, तुमने बेहतरीन मशवरा दिया। वाकई मैं अपने करीबी मामलात पर तवज्जो नहीं दे रही और दूर बैठे हुए दुश्मनों से उलझती रहती हूँ। ऐसी ही गलतियों के बायस नुकसान उठाती हो। ये नुकसान क्या कम है कि अब तक उन हीरों से महरूम हो।
अगर अपने बदन की बू को तब्दील करने के मौजू पर गौर करती तो अब तक कुछ ना कुछ बात बन चुकी होती। अब तो मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाओ, मैं पातशाह से रब्ता कर रही हूँ। वो उठकर बोली, 10 मिनट में हाजिर हो जाना, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। पहले तुम चाय तो लाओ। वो चाय तैयार करने लगी। शीतारा पातशाह के अंदर पहुंच गई। उसे मुखातिब नहीं किया। अपनी बात कहने से पहले उसके ख्यालात पड़ने लगी। जब से आदिल उसके सैर से निकला था और कहीं गुम हो गया था, तभी से उसने पातशाह को हुक्म दिया था कि वो आदिल की आवाज़ सुनने की कोशिशें करता रहे, लेकिन 24 घंटों तक उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो यकीन हो गया कि किसी आमिल ने उसकी आवाज़ और लहजा बदल दिया है। शीतारा ने इधर से मायूस होकर पातशाह को अपनी उस डमी की आवाज़ सुनाई थी, जो वॉशिंगटन में सुपर मास्टर की वफादार दोस्त ही नहीं, बेटी भी बनी हुई थी। मसला ये था कि वॉशिंगटन में डमी किसी वक्त भी किसी मामले में मजबूर होकर ख्यालख्वानी करना चाहती तो नहीं कर सकती थी। असली शीतारा किसी डमी को अपना पता और फ़ोन नंबर नहीं बताती थी। दिन के 12 और रात के 12 बजे अपनी तमाम डमी और अहम आतियतों से रब्ता करती थी, लेकिन वॉशिंगटन में ज़रूरी हो गया था कि वह दिन रात में कई बार अपनी डमी से रब्ता करे और वहाँ किसी को शुबा न होने दे कि वो असली नहीं। इस मसले का हल ये निकला कि जब भी वॉशिंगटन में रहने वाली डमी को ख्यालख्वानी के जरिए असली शीतारा की ज़रूरत होती तो वो कमरा बंद करके तन्हाई में बोलना शुरू करती। मैं हूँ शीतारा, मैं ख्यालख्वानी करना चाहती हूँ, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे ख्यालख्वानी की शक्ति चाहिए। पाशा अपनी ड्यूटी के मुताबिक हर आधे घंटे में डमी की आवाज़ पर कान लगाता, उसकी कॉलिंग सुनता, फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करता। शीतारा की कोठी में 2 अदद फ़ोन थे। उसने पाशा को दूसरे फ़ोन का नंबर बताकर कहा था कि ये उसकी एक मातियत का नंबर है। वह नंबर डायल करता था। शीतारा या दाइमा रिसीवर उठाकर आवाज़ बदलकर उससे मुख्तसर से गुफ्तगू करती थी। फिर शीतारा अपनी डमी के पास पहुंच जाती थी। फिलहाल पाशा की यही एक ड्यूटी थी। वह हर आधे घंटे में डमी की आवाज़ पर कान लगाता था। सुपर मास्टर और दूसरे आला अफसरान डमी से बातें करते थे तो उनकी बातें भी सुनकर फ़ोन के जरिए शीतारा या दाइमा को रिपोर्ट देता था। शीतारा ने उसे सुबह 1 घंटा और शाम को 2 घंटे बाहर घूमने फिरने की इजाज़त दी थी। ऐसे वक्त वो थोड़े थोड़े वक्फे से पाशा के अंदर जाती रहती ताकि वो किसी मुसीबत में या दुश्मनों के फ्रेब में ना आ जाए। वो पिछले रोज़ गांधी पार्क में गया था। वहाँ एक बहुत बड़ा सियासी जलसा हो रहा था। एक औरत स्टेज पर खड़ी तकरीर कर रही थी। पाशा को भला सियासत से क्या दिलचस्पी हो सकती थी, लेकिन वो औरत जिस कुर्सी से उठकर माइक के सामने तकरीर करने आई थी, उस कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पर जीनत अमान बैठी हुई थी और उसका दिल अपनी तरफ खींच रही थी। इन दिनों वो वीडियो पर इंडियन फिल्में देखा करता था। इन फिल्मों में जज्बाती हुस्न शबाब का ज़बरदस्त गर्म मसाला हुआ करता। वो फिल्में पाशा के मजाज के ऐन मुताबिक थीं। पिछले दिनों वो हेमा मालिनी पर आशिक हो गया था। फिर पता चला कि हेमा की उम्र ढल गई है, अब कोई उसे फिल्मों में हीरोइन साइन नहीं करता। फिर उसने कई फिल्मों में जीनत अमान के कई होशरुबा नींद उड़ाने वाले मनाजिर देखे। इन मनाजिर में उसकी आवाज़ को सुनकर जहन नशीन किया। फिर टीवी ऑफ करके जीती जागती जीनत अमान की आवाज़ सुनने के लिए कान लगा दिए। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो एक रोते हुए बच्चे को चुप करा रही थी और कह रही थी, तुम दूर से आवाज़ें सुन रहे हो, इतना नहीं होता कि बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाओ। पाशा दूर से आवाज़ें सुन रहा था। उसने चौंक कर सोचा, ये जीनत अमान को कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ से उसे सुन रहा हूँ, और मैं कैसे दूध पिलाऊं, वो भी गोद में लेकर। क्या अजीब बात है, यहाँ मर्द बच्चों को दूध पिलाती हैं। थोड़ी देर बाद एक झुंझलाए हुए मर्द की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं इसे फीडर से दूध क्यों पिलाऊं, तुम अपना क्यों नहीं पिलाती हो। अब फिल्मों में कोई हीरोइन नहीं लेता है। 2 बच्चों की माँ बनने के बाद ये जिस्मानी हुस्न की नुमाइश का सिलसिला बंद कर दो। पातशाह ने मायूस होकर इन आवाज़ों पर से तवज्जो हटा ली। यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। लेकिन पिछले रोज़ गांधी पार्क के सियासी स्टेज पर जीनत अमान को देखकर हैरान रह गया। वो एक नौखेज हसीना थी। तकरीर करने वाली औरत के पीछे बैठी हुई थी। उससे 50 गज की दूरी पर थी, लेकिन पाशा की कुव्वत बसारत के सामने फासले की कोई अहमियत नहीं थी। वो हद नज़र की दूरी पर भी होती तो वो अपनी गैर मामूली दूरबीन आंखों से उसके बदन के एक एक रुएं को देख सकता था, और वो देख रहा था। उसकी निगाहें इस हसीना से चिपक गई थी। वो दावे से कह सकता था कि इसके बदन को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। फिर तवज्जो से देखने के बायस उसे वह जीनत अमान कुछ परेशान नजर आई। एक शख्स उसकी कुर्सी के पीछे आया था। फिर वह झुककर उसके कान के बिल्कुल करीब होकर सरगोशी में कुछ कह रहा था। उसकी बात सिर्फ वही सुन सकती थी। धुआंधार तकरीर के शोर में कोई दूसरा वह सरगोशी सुन नहीं सकता था, लेकिन पाशा ने सुन ली। वह सीना से कह रहा था, मिस पूजा, अभी नेताजी आ रहे हैं, तुम्हारे पास बैठेंगे। जैसे समझाए वैसे ही करती रहना। यूं मुस्कुराती रहना जैसे नेताजी के लिए मुस्कुराते रहने के लिए पैदा हुई हो। उनकी किसी बात का या हरकत का बुरा ना मानना, वरना क्या कहूँ, तुम खुद ही समझदार हो। पातशाह को यह सरगोशी सुनकर 2 बातें मालूम हुई। एक तो ये कि इसका नाम जीनत अमान नहीं पूजा है। दूसरी बात यह कि वो किसी मामले में डराई और धमकाई जा रही है। जलसे में हज़ारों अफराद थे। वो भीड़ से गुजरता हुआ स्टेज के करीब जाने लगा। वो औरत तकरीर के दौरान कह रही थी, मेरी बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारी आज़ादी के पहले ही दिन से हमारा दुश्मन है। 45 बरस से ख्वामखा कश्मीर को एक पेचीदा मसला बनाकर चीख रहे, जबकि हमारी स्वर्गवासी इंदिरा जी कह चुकी हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। कश्मीर को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी गर्दन कट जाए तो कट जाए, लेकिन कश्मीर को कोई भारत से काट नहीं सकेगा। पूरा मजमा जोश में आकर तालियां बजाने लगा।
एक स्टेज सेक्रेटरी ने आकर माइक के सामने कहा, बहनों और भाइयों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमारे नेता, आपके नेता, हम सब के नेता श्री गंगाधर प्रसाद तशरीफ ला रहे हैं। एक मोटा भद्दा सा शख्स धोती कुर्ता पहने, सर पर नेहरू कैप सजाए, प्रणाम करने के अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान आ रहा था। लोग उसके लिए जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगा रहे थे। औरत की तकरीर रुक गई। नेताजी सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर आए। कुछ बड़े सनतकार और जागीरदार उन्हें फूलों के हार पहना रहे थे। वो हार पहनने के दौरान पूजा को कनखियों से देख रहे थे। वो अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। नेताजी ने हजार जान से मुस्कुरा कर कहा, नमस्ते। हम नहीं समझते कि तुम कौन हो और हमारे जलसे की रौनक बढ़ाने वाली कहाँ से आई हो। उस तकरीर करने वाली औरत ने कहा, श्रीमान, ये मेरी छोटी बहन पूजा है। नेता ने कहा, बहुत खूब, तुम्हारा नाम शांति और इसका नाम पूजा। भाई, जब तक मन में शांति ना हो पूजा नहीं होती, और जब तक पूजा ना करो मन को शांति नहीं मिलती। स्टेज पर मौजूद लोग वाह वाह करने लगे। उनके लिए एक बड़ी कुर्सी दरमियान में थी। वो बैठ गए। पूजा मुस्कुराती हुई उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने कहा, शांति देवी, अपनी तकरीर जारी रखो। बड़ी बहन शांति ने तकरीर शुरू की। अपनी तकरीर में फिर पाकिस्तान के पीछे पड़ गई। उधर नेताजी उसकी छोटी बहन के पीछे पड़ गए। उसकी तरफ झुककर सरगोशी में बोले, पूजा, कश्मीर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं तो मैं पहले कभी नहीं देखा। मैं पाकिस्तान के शहर कराची में रहती हूँ, शांति देवी से मिलने आई हूँ। फिर तो हम पाकिस्तान की हुकूमत से कहेंगे, जाओ कश्मीर ले जाओ और ये पूजा हमें दे दो। वह जबरन मुस्कुराने लगी। उसकी बहन शांति देवी ने कहा, हमारे नेता गंगाधर प्रसाद पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे कामयाब लीडर हैं। मैं दिल्ली में अपने इलाके से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। अगर नेताजी मेहरबान होंगे तो मुझे इलेक्शन लड़ने का टिकट मिल जाएगा। वो आदमी अच्छे हैं मगर खूबसूरत लड़कियों पर मरते हैं। पूजा ने कहा, फिर तो मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। सामना करने से वो तुझे खा नहीं जाएंगे। मेरा भला होगा, मुझे ज़रूर टिकट मिल जाएगा। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। आप छोटी बहन की इज्जत को दांव पर लगाकर सियासी बाजी जीतना चाहती हैं। शांति देवी ने उसे बहस नहीं की। अपने एक सियासी मुशीर को तन्हाई में बुलाकर कहा, तुमने पूजा को देखा और नेताजी की नीयत को भी खूब जानते हो। जी हाँ, मैं समझ गया। नेताजी की राल टपक जाएगी और टिकट आपको मिल जाएगा। लेकिन पूजा मानती नहीं। उसे राजी कैसे किया जाए? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं पुलिस इंक्वायरी भेजता हूँ। ये पाकिस्तान से आई है। किसी भी केस में फंसाकर इसे मजबूर किया जा सकता है। उसी शाम एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ आया। उसने कहा, शांति देवी, आपके घर कोई पाकिस्तानी लड़की आई है। कानून के मुताबिक उसकी आमद की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए था। ये कल रात को आई थी। दिन को मुझे फुर्सत नहीं मिली। मैं इसे लेकर आपके पास आने वाली थी। इंस्पेक्टर ने पासपोर्ट और वीज़ा तलब किया। पूजा ने वो कागजात पेश किए। इंस्पेक्टर थोड़ी देर तक पासपोर्ट को गौर से देखता रहा, फिर बोला, तुमने ये पासपोर्ट कहाँ से लिया था? पासपोर्ट के दफ्तर से या किसी एजेंट से? पूजा ने कहा, मैं अकेली लड़की दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकती थी। एक एजेंट ने मेरे लिए भाग दौड़ की होगी। ये पासपोर्ट जाली है क्या? वो घबरा गई। नहीं, ये जाली कैसे हो सकता है? इस पर हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लगी है। और ये? वो बोला, मुझे ना समझाओ, मोहरें भी जाली बन जाती हैं। मैं तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। तुम फ्रॉड करके हमारे देश में आई हो। शांति ने कहा, इंस्पेक्टर, ये मेरी बहन बहुत मासूम है। फ्रॉड नहीं है, किसी ने इसके साथ फ्रॉड किया। वो बोला, शांति देवी, आप एक बहुत बड़ी पार्टी की मशहूर लीडर हैं। सुना है चुनाव में खड़ी होने वाली हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ मगर कानून से मजबूर हूँ। ये मामला ऊपर पहुँचाना होगा। अभी नहीं, कल हमारे नेता श्री गंगाधर प्रसाद आ रहे हैं। आपके इत्मीनान के लिए वो मेरी बहन की ज़मानत लेंगे। आप कहती हैं तो कल तक कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। लेकिन नेताजी ने ज़मानत ना ली तो ये लड़की पाकिस्तानी जासूसा होने के इल्ज़ाम में अंदर हो जाएगी। इंस्पेक्टर पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह लेकर जाने लगा। शांति देवी उसे कोठी के बाहर छोड़ने आई। फिर उसकी जेब में 1000 रुपये ठूंस कर बोली, मुझे चुनाव में जीतने दो, फिर मैं नेताजी से कहकर तुम्हारी तरक्की करा दूंगी। वो खुश होकर चला गया। शांति देवी ने अंदर आकर कहा, पूजा, तुम्हारी ज़रा सी हमाकत से मेरा सियासी कैरियर मिट्टी में मिलने वाला है। कल अगर नेताजी ने तुम्हारी ज़मानत ना ली तो ये बात पुलिस वालों से अखबारों तक पहुंचेगी। जनता तुम्हें पाकिस्तानी जासूसा और मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझेगी। इलेक्शन में खड़ा होना दूर की बात है, हमें खड़े रहने के लिए सिर्फ जेल की ज़मीन मिलेगी। पूजा ने कहा, दीदी, मुझे क्या मालूम था वो पासपोर्ट बनाकर देने वाला मुझे धोखा करेगा। अब मेरा क्या बनेगा? और क्या बनेगा? वो 2-4 रातें हवालात में रखेंगे और खूब तेरी इज्जत से खेलेंगे, फिर केस आगे बढ़ा देंगे। भगवान ने तुझे ऐसी सुंदरता दी है कि आगे वाले भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। तू एक नेता से घबरा रही थी। अब जितने बरस जेल काटेगी उतने बरसों की हर रात तुझ पर क़यामत की तरह गुजरेगी। वो रोने लगी। शांति देवी ने कहा, वो पासपोर्ट ले गया ताकि तू यहाँ से भागकर पाकिस्तान वापस ना चली जाए। पाकिस्तानी जासूसा होने के इल्ज़ाम में तुझ पर मुकदमा चलेगा। तेरे साथ मैं भी मरूंगी। अब मेरी इज्जत और तेरी वापसी इसी में है कि नेता को कबूल कर ले। पूजा ने सर झुका लिया। उसने जुबान से इकरार नहीं किया कि पाकिस्तान वापस जाने के लिए गुनाह का रास्ता इख्तियार करेगी, लेकिन यही एक रास्ता रह गया था। वो खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़कर दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इज्जत आबरू से वापस जाने की कोई सूरत निकल आए। जब अपनी सगी बहन असेंबली में पहुंचने के लिए उसकी आबरू का सौदा कर रही थी तो इस देश में कोई दोस्त कहाँ से मिलता। ऐसे में कुदरती अवामिल ही बिगड़ी को बनाती हैं और किसी पाशा को भटकाते हुए वहां पहुंचा देती हैं। जलसा खत्म होने के बाद पाशा एक कार में आकर बैठ गया। उसकी नज़र नेताजी की गाड़ी पर थी।
नेताजी गाड़ी की पिछली सीट पर आए। एक तरफ शांति और दूसरी तरफ पूजा बैठ गई। गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड्स की 4 गाड़ियों के दरमियान चलने लगी तो पातशाह भी उनके पीछे चल पड़ा। वो ड्राइव करते हुए उनकी आवाज़ें सुन रहा था। नेताजी कह रहे थे, शांति, ये हमारी पूजा हमसे घबरा रही है या शर्मा रही है? यह आपसे नहीं, एक मुसीबत से घबरा रही है। कैसी मुसीबत? मेरे होते हुए मेरी पूजा किसी मुसीबत से घबराए? हरगिज़ नहीं। मुझे बताओ मामला क्या है? शांति देवी ने बताया कि पूजा बाकायदा पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान से आई है, मगर एक अफसर ने इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है क्योंकि वो जाली है। कौन जाली है, पासपोर्ट या अफसर? पासपोर्ट जाली है। पूजा को वहाँ किसी एजेंट ने धोखा दिया है। अब यहाँ इल्ज़ाम लग रहा है कि ये पड़ोसी मुल्क की जासूस है। ये तो बहुत सख्त इल्ज़ाम है। ख़ास तौर पर कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए तो उसकी सारी ज़िंदगी यहाँ जेल में गुजर जाती है। फिर ये तो लड़की है, हसीन और जवान। इसे तो बड़े अफसर से लेकर जेल के सिपाही और भंगी तक कोई भी नहीं छोड़ेगा। शांति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, इसे तो आप ही बचा सकती हैं, नहीं तो ये घर की रहेगी ना घाट की। नेताजी ने कहा, शांति देवी, ये कोई मामूली केस नहीं है। पाकिस्तान का एक भी जासूस पकड़ा जाए तो उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है। पूजा रोते हुए बोली, मैं जासूसा नहीं हूँ, ये मुझ पर इल्ज़ाम है। तुम्हारे आंसुओं से इल्ज़ाम नहीं धुलेगा। तुम किसी तरह भी साबित नहीं कर सकोगी कि जासूसा नहीं हो। आप इसका कोई उपाय करें। आपकी पहुँच तो प्रधानमंत्री तक है। वो तो है, मगर मैं कल तक बहुत मसरूफ़ हूँ। अभी इलाहाबाद जा रहा हूँ, कल वापसी होगी। कल रात पूजा को मेरे गरीब खाने में पहुँचा देना। पाशा उसके रोने की आवाज़ें सुन रहा था और तैश में आ रहा था। वो काफिला एयरपोर्ट तक गया। नेताजी वहाँ तक पूजा को एक बाजू में दबोचे बैठे रहे। नागवारी से बोले, इतनी जल्दी एयरपोर्ट आ गया? कोई बात नहीं, कल मैं वापस आऊँगा। रात भर तुम्हारी पूजा करूँगा। परसों तुम्हारा पासपोर्ट वापस दिलाकर तुम्हारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। वो उनसे रुखसत होकर चला गया। दोनों बहनें उसी कार में बैठकर अपनी कोठी में आ गईं। पाशा उनके ताक़ुब में लगा रहा। कोठी में वो पुलिस अफसर उनका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, मैडम, हमें नेताजी की तरफ से ऑर्डर मिला है कि पूजा का केस अभी ऊपर तक ना पहुंच जाए। मैं ये बताने आया हूँ कि परसों तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप ज़रा बाहर तक चलें, मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। शांति देवी उसके साथ बाहर आई। इंस्पेक्टर ने कहा, आपके प्रोग्राम के मुताबिक मैंने यह ड्रामा किया है। बेचारी का पासपोर्ट असली है और हम जाली कह रहे हैं। ये बात पाकिस्तानी सफ़ीर तक पहुँच गई तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी। पूजा इसे जाली समझकर सहमी हुई है, खुद को मुजरिम समझ रही है, इसलिए यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने में शिकायत करने नहीं जाएगी। तो फिर यह पासपोर्ट आप रख लें, अभी तुम रखो। परसों नेताजी तुमसे तलब करेंगे और तुम्हें इनाम भी देंगे। वो अपनी जीप में बैठकर जाने लगा। पाशा उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जब वो अपने दफ्तरी कमरे में जाकर बैठा तो पाशा ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन हो तुम? ये तो मैं अंदर ही आकर बता सकता हूँ। अच्छा तो आओ और जल्दी बको। क्या मीठी जुबान है तुम्हारी? अभी मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ तो अदब से बात करोगे। इंस्पेक्टर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। वह करीब आकर मेज़ पर झुककर राजदारी से बोला, मुझे नेताजी ने भेजा है। अभी वो हेलीकॉप्टर में इलाहाबाद गए हैं। इंस्पेक्टर ने अपनी जगह उठकर मुसाफिर करते हुए कहा, सॉरी, मैंने आपकी शान में गलत जुबान इस्तेमाल की, तशरीफ़ रखिए। पाशा ने अपनी जेब में हाथ डालकर 2000 रुपये निकाले, फिर कहा, मैं बैठ नहीं सकता। नेताजी के सैकड़ों काम निपटाने हैं। उन्होंने ये 2000 तुम्हें इनाम के तौर पर दिए हैं और कहा है परसों तुम अपना सर्विस रिकॉर्ड लेकर उनसे शाम को मिलो, वो तुम्हें डीएसपी के ओहदे पर पहुंचा देंगे। इंस्पेक्टर ने खुश होकर वो रुपये लिए, फिर पूछा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं कर रहा हूँ, उनके 2000 तुम्हें पहुँचाए। अब तुमसे वो पासपोर्ट वीज़ा वगैरह लेकर उनकी कोठी में पहुँचाऊँगा। लाओ वो तमाम कागजात। उसने मेज़ पर से पासपोर्ट और दूसरे कागजात उठाकर पाशा को देते हुए पूछा, नेताजी ने इनके लिए कोई चिट्ठी दी होगी? अकल की बात करो, क्या नेताजी इस लड़की के मामले में बदनाम होने के लिए चिट्ठी लिखेंगे? क्या 2000 के नोटों से बड़ी कोई चिट्ठी हो सकती है? क्या मैं इस लड़की का कोई आशिक हूँ कि अपनी जेब से 2000 खर्च करके इसे पाकिस्तान भगा कर ले जाऊँगा? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। मेरा मतलब है कि आप ये कागजात ले जाएं। ये 2000 की चिट्ठी काफ़ी है। पाशा वो कागजात लेकर दरवाजे तक आया, फिर पलट कर बोला, नेताजी इलाहाबाद पहुँच गए होंगे। तुम यहाँ 1 घंटे तक इंतज़ार करो, मैं उनके पीए से फ़ोन कराता हूँ। वो खुश होकर बोला, हाँ ये ठीक है, मैं दफ्तर ही में रहूँगा। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। फिर उसे ड्राइव करता हुआ शांति देवी की कोठी के सामने आया। मुलाजिम से खबर भेजी कि नेताजी का एक खास आदमी आया है। शांति देवी ये सुनते ही दौड़ी आई, फिर बोली, आप कौन है, कैसे आना हुआ? पाशा ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नेताजी का पूना वाला बॉडीगार्ड हूँ। अभी उन्होंने फ़ोन किया है कि मैं आप दोनों बहनों से मुलाकात करूँ और पूजा को तसल्ली दूँ कि उसे पासपोर्ट वाली मुसीबत से निजात मिल जाएगी। पासपोर्ट वाली बात सुनकर शांति को यकीन हो गया कि आने वाला नेताजी का राजदार है। वो उसे कोठी के अंदर ले आई। उसने ड्राइंग रूम में उसे बिठाकर पूजा को आवाज़ दी, पूजा ठंडा शरबत ले आ, मेहमान आए हैं। थोड़ी देर बाद वो एक ट्रे में शरबत के 2 गिलास भर कर लाई। पाशा उसे बड़ी चाहत से देखने लगा। उसने हिंदुस्तान आकर साड़ी पहनने वाली औरतें देखी थी,
ऐसी एक खूबसूरत सी साड़ी पूजा के हुस्न शबाब को निखार रही थी। उसने पास आकर सेंटर टेबल पर वो ट्रे रखी। शांति ने कहा, पूजा, ये तुम्हारे लिए नेताजी का संदेशा लेकर आए हैं। पूजा ने नागवारी से मुंह बना लिया। पाशा की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। पाशा ने पूछा, क्या तुम नाराज हो? वो गुस्सा से बोली, क्या मुझे खुश होना चाहिए? और अगर नाराज भी हूं तो तुम लोगों का क्या बिगाड़ लूंगी? शांति ने कहा, पूजा, तमीज से बातें करो। जो शैतान मेरी इज्जत लूटेगा, क्या वो तमीज वाला है? पाशा ने कहा, कोई तुम्हारी इज्जत से नहीं खेलेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाने आया हूं, नेताजी भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। शांति के माथे पर शिकने पड़ गई। वो बोली, नेताजी से हाथ नहीं लगाएंगे तो इसका पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा, ये गिरफ्तार हो जाएगी। तुम इलेक्शन लड़ने के लिए नेताजी से टिकट हासिल करना चाहती हो, इसके लिए बहन की रिश्वत पेश करी हो। बकवास मत करो, कौन हो तुम नेताजी के आदमी नहीं हो। हाँ, मैं पूजा की मदद करने आया हूँ। इसे तुम्हारे जरिए लुटने और बर्बाद होने नहीं दूंगा। शांति उठ खड़ी हुई, फोन की तरफ जाने लगी। पाशा ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, आराम से बैठ जाओ। पूजा ने परेशान होकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वो बोला, मुझ पर भरोसा करो, अभी तुम्हें अपनी बहन का असली चेहरा दिखाऊंगा। हकीकत यह है कि तुम्हारा पासपोर्ट जाली नहीं, तुम्हारे तमाम कागजात दुरुस्त हैं। इससे शांति देवी ने इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर तुम्हारे साथ यह ड्रामा किया है ताकि तुम जेल खाने के खौफ से अपनी इज्जत हारने पर मजबूर हो जाओ। शांति ने कहा, पूजा, ये झूठ बोलता है। तुम्हारा पासपोर्ट जाली है, इसीलिए इंस्पेक्टर ले गया है। अगर नेताजी ने उसे पासपोर्ट वापस ना लिया तो कुछ नहीं होगा। मैं पाकिस्तानी सफारत खाने से तस्दीक कराऊंगा कि तुम बिल्कुल सही पासपोर्ट पर यहाँ आई हो। और पूजा, ये है तुम्हारा पासपोर्ट। उसने लिबास के अंदर से उसके तमाम अहम कागजात निकाल कर दिए। वो उन्हें लेकर देखते हुए खुशी से बोली, हाँ, ये मेरा पासपोर्ट है। तुम्हें कैसे मिल गया? जिस तरह मैं तुम्हारी बहन को उल्लू बनाकर कोठी के अंदर आया हूँ, उसी तरह इंस्पेक्टर को गधा बनाकर ये पासपोर्ट ले आया हूँ। अब बोलो, क्या तुम्हें यकीन आया कि तुम्हारी सगी बहन ऊंची कुर्सी पर पहुंचने के लिए तुम्हें जिल्लत की पस्तियों में गिराना चाहती थी? हाँ, मुझे तो अभी से दीदी कहते हुए शर्म आती है। इसने पहले तो खुलकर कह दिया था कि मैं इस इलेक्शन में टिकट दिलाने के लिए नेताजी के पास चली जाऊं। मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जासूसा के इल्ज़ाम में फंसाने और फिर नेताजी के जरिए इस इल्ज़ाम से बरी कराने का ड्रामा करने लगी। थू है तुझ पर। शांति देवी ने गुस्से से कहा, तो मुझ पर थूक रही है? मैं तेरे पूरे बदन को मर्दों के थूक से भर दूंगी। और अजनबी तुम समझते हो ये रिवॉल्वर दिखाकर मेरे खिलाफ ये सबूत हासिल कर लोगे? क्या तुम इनकार करती हो कि तुम सियासी फ़ायदा उठाने के लिए अपनी बहन पूजा को नेताजी के बेडरूम में भेज रही थी? मैं इकरार करती हूँ, मगर तुम इसे साबित कैसे करोगे? पाशा ने अपनी जैकेट के ऊपरी जेब को थपथपा कर कहा, इस जैकेट के अंदर एक मिनी रिकॉर्डर ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे। फिर पूजा प्रेस में तुम्हारे खिलाफ बयान देगी। ये बयान अखबार में छपते ही तुम्हारी सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी। शांति देवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, पूजा, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हारी जिल्लत का सामान करके अपनी इज्जत और शोहरत का रास्ता इख्तियार नहीं करूँगी। मैं यहाँ रहूँगी तो तुम कुछ करोगी? मैं तो वापस जा रही हूँ। पाशा ने कहा, तुम तनहा यहाँ से एयरपोर्ट जाना चाहोगी तो रास्ते में फिर ये पासपोर्ट छिन जाएगा। इसकी जगह एक जाली पासपोर्ट बनाकर तुम्हें फिर गुनाहों की दलदल की तरफ ले जाया जाएगा। वो उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई। फिर बोली, अजनबी, तुम दुरुस्त कहते हो, मगर तुम हो कौन? मैं तुर्की का बाशिंदा हूँ, मेरा नाम पाशा है। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? ज़रूर मानूंगी। मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। तुम फिलहाल वापस ना जाओ। क्या मैं दुश्मनों के शहर में रहूं? तुम अपने करीब बैठे हुए दोस्त को भूल रही हो। मैं तुम्हारे हाथ इतने मजबूत कर दूंगा कि तुम इनके शहर में रहकर इनकी बदमाशियों की सजा इन्हें दे सकोगी। वो बोली, तुम्हारा सहारा पाकर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस बदमाश नेता पर आ रहा है। उस शैतान ने मेरे बदन को हाथ लगाया था, मैं उस पर थूकना चाहती हूँ। तो फिर कल उसे वापस आने दो, मैं तुम्हें उस पर थूकने का मौका दूंगा। क्या तुम यहाँ मेरे रहने का ठिकाना बना सकते हो? ज़रूर। अभी अपना ज़रूरी सामान समेटो और मेरे साथ चलो। तुम्हारे आने तक ये शांति देवी मेरे रिवॉल्वर के सामने शांति से बैठी रहेगी। पूजा जाने लगी। शांति देवी ने कहा, तुम एक अजनबी के साथ जाकर पछताओगी। वो बोली, तुम्हारे साथ रहकर भी पछता रही थी। तुमने मेरे पैरों तले की ज़मीन निकाल दी। ये अजनबी मेरे कदम जमा रहे। अगर इसने भी मुझे धोखा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुकद्दर में तबाही लिखी होगी तो कहीं भी तबाह हो जाऊंगी। इन हालात में मुझे किसी पर भरोसा करना ही पड़ेगा। वो पलटी और फिर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर उस कमरे में गई जहाँ उसका क़याम था। ऐसी वक्त शीतारा ने उसे मुखातिब किया, पाशा, ये क्या हो रहा है? वो चौंक कर बोला, वो यह एक मजलूम लड़की है, दुश्मनों से गुनाहों की दलदल में। वो बात काट कर बोली, मुझे पता है, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़कर तमाम रूदात मालूम कर चुकी हूँ और तुम्हारी नीयत को भी समझती हूँ। इसे गुनाहों की दलदल से निकाल रहे हो। इस नेकी के पीछे तुम्हारी हवस छुपी हुई है। हाँ, वो तो है, मगर मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा, इससे शादी करूँगा। शादी के बच्चे, तुमने 2 घंटों से मेरी डमी की खबर नहीं ली है। तुम अपनी ड्यूटी से गाफिल क्यों रहे? वो बात यह कि इस मामले ने इतना उलझा दिया कि मैंने सख्ती से ताकीद की थी कि तुम किसी मामले में नहीं उलझोगे, किसी ऐसे फ़र्द से भी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करोगे जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए। मुझे यकीन है ये पूजा प्रॉब्लम नहीं बनेगी।
सियासत के एक बहुत बड़े पहाड़ गंगाधर प्रसाद से टकरा रहे हो और कहते हो पूजा प्रॉब्लम नहीं बनेगी। चलो उठो, फ़ौरन वापस आओ। मैं अभी सर के बल आऊँगा। नहीं आना चाहूँगा तो तुम्हारी टेलीपैथी खींच कर यहाँ से ले जाएगी। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, पूजा को बीच भंवर में ना छोड़ो, ये डूब जाएगी। क्या मैंने ऐसी लड़कियों को किनारे लाने का ठेका लिया है? मैं तुम्हें इंसानियत का वास्ता देता हूँ। मेरी मसरूफियात कुछ कम नहीं है, मुश्किल से सोने की फुर्सत मिलती है। मुझे इंसानियत का वास्ता ना दो, चले आओ। मैं तुम्हारे धर्म का वास्ता देता हूँ। पूजा भी तुम्हारी तरह हिंदू है, तुम्हारी तरह भगवान की पूजा करती है। शीतारा जरा नरम पड़ गई, उसे बोली, तुमने धर्म का वास्ता दिया है तो याद आया कि तुम मुसलमान हो और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें एक हिंदू लड़की को हाथ लगाने की भी इजाज़त ना दूँ। वो परेशान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसके लिए इतने पापड़ बेल रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारा जो काम करूँगा बेदिली से और बेपरवाही से करूँगा। शीतारा सोच में पड़ गई। अभी वो बदन की मखसूस बू के मसले से उससे गुफ्तगू करना चाहती थी। अगर पैदाइशी बू में तब्दीली के इम्कानात होंगे तो वह दिल लगाकर ऐसा तिब्बी तजुर्बा नहीं करेगा। वो उसे हर लम्हा ख्याल ख्वानी के जरिए अपने काबू में नहीं रख सकती थी। दानिशमंदी यही थी कि उसकी ये छोटी सी जिद मान ली जाए। पूजा एक अटैची उठाकर ऊपरी मंजिल से सीढ़ियाँ उतर कर आने लगी। शीतारा ने कहा, मैं एक शर्त पर पूजा को तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त दूंगी। मुझे हर शर्त मंजूर है। बोलो क्या शर्त है? इसके साथ कार में बैठो और अपनी एनेक्सी में आओ, मैं अभी बता रही हूँ। उसने पूजा से वो भारी अटैची ली, फिर शांति देवी से बोला, तुम भी चलो। वो रिवॉल्वर के सामने इनकार न कर सकी, उनके साथ चलने लगी। शीतारा ने कहा, तुम इसे साथ ले जाकर किसी वीराने में छोड़ना चाहते हो ताकि अब ये फ़ोन के जरिए पुलिस वालों को तुम्हारे पीछे न लगाए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। इसे साथ न ले जाओ, यहीं छोड़ दो, मैं निमट लूँगी। पाशा ने पूजा के साथ गाड़ी में बैठकर कहा, हम जा रहे हैं, तुम बड़े शौक से अपने यारों को आवाज़ें देती रहो। वो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। शांति देवी दौड़ती हुई कोठी के अंदर आई। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही औंधे मुंह कालीन पर गिरी। शीतारा ने उस पर मुकम्मल कब्जा जमाकर उसे गायब दिमाग बना दिया, फिर उसे बेडरूम में ले गई। वहाँ उसके पर्स में कार की चाबी थी। उसने चाबी निकालकर अलमारी के पीछे फेंक दी, फिर ड्राइंग रूम में आई। वहाँ फ़ोन का रिसीवर उठाया, उसके माउथ पीस का कवर खोला, उसके अंदर से आवाज़ नशर करने वाला माइक निकाला, फिर उसका कवर दोबारा लगा दिया। इस माइक को कमरे के गोशे में कालीन के नीचे छुपा दिया। फिर शीतारा ने शांति को कालीन पर उसी जगह औंधे मुँह गिराकर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। शांति देवी ने चौंक कर सर उठाया। उसे यूं लगा जैसे अभी गिरी थी और दूसरे लम्हे में सर उठाकर इस कमरे को देख रही है। वो जल्दी से उठकर फ़ोन के पास आई, रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर के नंबर डायल किए। रब्ता होने के बाद इंस्पेक्टर की आवाज़ आई, हेलो कौन है? वो बोली, हेलो मैं शांति देवी बोल रही हूँ। यहाँ गज़ब हो गया, एक अजनबी यहाँ आया था। वो बोलते बोलते रुक गई। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर हेलो हेलो कह रहा था और पूछ रहा था, कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? मैं बोल रही हूँ, शांति, क्या मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने गालियां देकर फ़ोन बंद कर दिया। वह रिसीवर को घूर कर देखने लगी। उधर से आवाज़ आ रही थी, इधर से आवाज़ नहीं जा रही थी। वह रिसीवर रखकर उठ गई। अब राब्ते की सूरत यही रह गई थी कि वो खुद इंस्पेक्टर और अपने सियासी मुशीर के पास जाए। वो तेज़ी से चलती हुई बेडरूम में आई, वहाँ से अपना पर्स उठाया, फिर उसी तेज़ी से बाहर आई। एक तरफ उसकी कार खड़ी हुई थी। वह दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। फिर उसने पर्स खोलकर देखा, उसमें चाबी नहीं थी। पर्स में 2 खाने थे, दोनों में अच्छी तरह चाबी ढूंढी, फिर झुंझलाकर बुड़बुड़ाती हुई कार से निकली। दोबारा कोठी के अंदर आई। बेडरूम में पहुंचकर अलमारी के अंदर दराजों में, तकिए और चादर के नीचे, सिंगार मेज पर, हर जगह चीज़ों को उलट पलट कर देख लिया। चाबी को नहीं मिलना था, नहीं मिली। वो गुस्से से पांव पटकती हुई कमरे से जाते हुए सोचने लगी, अब किसी रिक्शा टैक्सी में जाएगी। वो तेज़ी से चलती हुई कोठी से बाहर आई, फिर अहाते के बाहर आकर किसी रिक्शा टैक्सी का इंतजार करने लगी। सड़क के किनारे भिखारी बैठा सदा लगा रहा था, भगवान के नाम पर एक रोटी खिला दो दीदी, सुबह से भूखा हूँ। शीतारा ने शांति के जरिए भिखारी से कहा, मेरे पर्स में 2500 रुपये हैं, मैं एक शर्त पर तुम्हें यह सारी रकम दे दूंगी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शर्त क्या है? वह तमाम रकम उसे देते हुए बोली, वो टैक्सी चली आ रही है, आज उसमें बैठकर अपने घर जाओ। भिखारी फौरन ही उछल उछल कर आने वाली टैक्सी को हाथ दिखाते हुए रुकने का इशारा करने लगा और कहने लगा, कभी मेरा बाप भी टैक्सी में नहीं बैठा, भगवान पता नहीं कैसे कैसे ढंग से दौलत देता है। टैक्सी करीब आकर रुक गई। भिखारी दरवाज़ा खोलकर बैठने लगा। ड्राइवर ने कहा, अपनी औकात देख कहाँ घुसा रहा है? शांति देवी ने डपट कर कहा, इसे बैठने दो, क्या ये हमारी तरह इंसान नहीं है? मैं मिनिस्टर बनने के बाद भिखारियों के लिए टैक्सी की सवारी फ्री कर दूंगी, मगर ये अभी तुम्हें पूरा किराया देगा। ड्राइवर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो शांति देवी, मैं हमेशा आपकी तकरीर सुनता हूँ, आप गरीबों के लिए जैसा कहती हैं वैसा करती भी हैं। शांति देवी जिंदाबाद। वो नारा लगाकर भिखारी को ले गया। इस तमाम अरसे में शांति देवी अंदर ही अंदर परेशान रही कि किसी भिखारी को क्यों इतनी बड़ी रकम देकर टैक्सी में बिठा रही है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर कर रही थी। जब कर चुकी और टैक्सी दूर चली गई तो शीतारा ने उसे आज़ाद कर दिया। वह तड़प कर बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। टैक्सी, ओ टैक्सी वाले, वापस आओ। वो उसकी आवाज़ से बहुत दूर निकल गया था। वो पर्स को ज़ोर से सड़क पर पटक कर चीख पड़ी, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया?
मैं पागल नहीं हूँ तो ऐसी हरकत क्यों की? वो ड्राइवर कह रहा था मैं गरीबों के लिए जैसा कहती हूँ वैसा करती भी हूँ। वो दोनों मुट्ठियां भींचकर कोठी की तरफ दौड़ती हुई चीखने लगी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं शांति देवी हूँ, शांति देवी जिंदाबाद, शांति देवी जिंदाबाद। वो दौड़ती हुई कोठी के अंदर गई। शीतारा पाशा के पास आ गई। वो पूजा को अपनी अनेक्सी में ले आया था और उसे बता रहा था कि वो एक बहुत दौलतमंद औरत का बॉडीगार्ड है। वो मुल्क से बाहर गई है और ये अनेक्सी के साथ वाली कोठी में उसकी मालका की सहेली रहती है। पाशा हकीकतन यही समझता था कि वो शीतारा की सहेली सुमित्रा की कोठी वाली अनेक्सी में रहता है। शीतारा ने टेलीफोन के जरिए पाशा को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं इसी कोठी से सुमित्रा बोल रही हूँ। ये तुम किस लड़की को यहाँ लाए हो? वो बोला, श्रीमती सुमित्रा जी, मैं इसे अपनी मालका के हुक्म से यहाँ लाया हूँ। मैं कह चुकी हूँ, मेरी अनेक्सी में तुम किसी औरत को नहीं लाओगे। अगर मेरी सहेली ने ऐसा हुक्म दिया तो लड़की को मेरे पास भेज दो और मेरी सहेली से यानी अपनी मालका से कहो वो मुझसे बात करे। अभी वो मुझसे रब्ता करने वाली हैं, मैं आपसे भी उनकी बात कराऊंगा। मेरी बात समझा करो, जब तक बात नहीं होगी वो लड़की यहाँ मेरे पास रहेगी। आसपास की कोठियों वाले तुम्हारे साथ लड़की देखकर हमें बदनाम करेंगे। उसे फ़ौरन यहाँ छोड़ जाओ। वो फ़ोन रखकर पूजा से बोला, सुमित्रा जी कह रही हैं कि तुम्हें उनके पास रहना चाहिए। अभी तुम जाओ, मैं 1 घंटे में तुमसे मुलाकात करूंगा। वह पूजा की अटैची उठाकर उसे शीतारा की कोठी के अंदर ले आया। शीतारा ने पहली बार पूजा को रूबरू देखा तो उसके हुस्न और दिलकश सरापा को देखकर बेख्तियार बोली, एक औरत किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करती, मैं तारीफ करने पर मजबूर हूँ। तुम हुस्न का शाहकार हो, आओ इस घर को अपना ही घर समझो। पाशा वहाँ से अनेक्सी में आ गया। उसी वक्त शीतारा ने उसके अंदर आकर पूछा, क्या पूजा को ले आए? ले आया हूँ, मगर यहाँ तुम्हारी सहेली ने पाबंदी लगाई है कि तुम्हारे साथ अनेक्सी में कोई लड़की नहीं रहेगी। ये पाबंदी गलत नहीं। हमारे देश में किसी औरत के साथ रहने से पहले उससे रिश्ता कायम करना पड़ता है और अभी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम भी ऐसा कहोगी तो पूजा को यहाँ लाने का फ़ायदा क्या होगा? तुम भूल रहे हो मैंने पूजा को साथ रखने की एक शर्त पेश की थी। मुझे याद है, मैं वो शर्त ज़रूर पूरी करूँगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा एक काम है, जिस दिन वो काम पूरा कर दोगे उसी वक्त तुम्हें पूजा मिल जाएगी। क्या वो काम बहुत लंबा है? मैं कितने दिनों तक उससे दूर रहूँगा? इसका इन्हिसार तुम्हारी तिब्बी सलाहियतों पर है। तुम इल्मुल अब्दान के माहिर हो, इसी सिलसिले का एक काम है। फिर तो मैं उसे जल्द ही निपटा सकूंगा। बोलो वो काम क्या है? हर इंसान के बदन की बू दूसरे से मुख्तलिफ और मखसूस होती है। पहले ये बताओ, ये बू कैसे पैदा होती है? दुनिया की हर चीज़ में महक होती है। लकड़ी, लोहे और पत्थर की बू बहुत कम लोग महसूस करते हैं। पेड़ पौधों, फूलों और फलों की बू वाज़ेह होती है और सबकी अलग अलग होती है। यह खुदा की कुदरत का कमाल है कि उसने हर इंसान की सिर्फ सूरत ही अलग नहीं की, उसके बदन की बू को भी एक दूसरे से अलग रखा है। जब पसीना निकलता है तब इंसान की बू वाज़ेह होती है। क्या तुम मेरे पसीने का तिब्बी तज्जिया करके मेरे बदन की मखसूस बू को तब्दील कर सकते हो? मैंने इस सिलसिले में कभी कोई तजुर्बाती कोशिश नहीं की। क्या तुम अपने बदन की बू तब्दील करना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ ये पैदाइशी बू तब्दील हो जाए। किसी के बदन की बू पैदाइशी नहीं होती। ये बू उसके माहौल, वहाँ की आबहवा, उसकी ग़िज़ा के असरात से पैदा होती है। फिर इस बू पर तुम्हारे मजाज, तुम्हारी नफ्सियात और तुम्हारे हार्मोन्स की कमी बेशी के असरात गालिब आते हैं। तब वो बू तुम्हारी अपनी मखसूस होती है। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं समझ सकूंगी। तुमसे सिर्फ 2 बातों का जवाब चाहती हूँ। एक तो ये कि मेरी बू तब्दील हो सकेगी या नहीं। दूसरी बात यह कि मेरी मखसूस बू किसी दूसरी लड़की में मुंतकिल की जा सकेगी या नहीं। अगर हम इस तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखें तो लिबास पर ज़्यादा खुशबू स्प्रे कर लेने से मखसूस बू आर्जी तौर पर गुम हो जाती है। तो ये बात समझ में आती है कि मखसूस बू का तोड़ हो सकता है, लेकिन यह मुमकिन नज़र नहीं आता कि तुम्हारी मखसूस बू किसी दूसरी लड़की में मुंतकिल की जा सके। पहले तुम मेरी बू तब्दील करने का कामयाब तजुर्बा करो। हो सकता है ऐसे तजुर्बे के दौरान मेरे पसीने का कोई मखसूस इंजेक्शन तैयार कर सको और इंजेक्शन के ज़रिए किसी दूसरी लड़की में मेरी मखसूस बू पैदा कर सको। मैं तुम्हारे दोनों मकासद पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर यकीन कर लो, पूजा तुम्हारे लिए रखी हुई है। जिस दिन मेरा काम हो जाएगा उसी दिन वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। इस सिलसिले में पाशा के लिए एक लेबॉर्ट्री की ज़रूरत थी। शीतारा ने कहा, यहाँ एक बूढ़े तजुर्बाकार डॉक्टर की एक ज़ाती लेबॉर्ट्री है। मैं उस डॉक्टर को अपना मामूल और ताबेदार बना लूँगी। तुम वहाँ इत्मीनान से अपना काम कर सकोगे। शीतारा दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो उस रात बूढ़े डॉक्टर को ट्रैप करके लेबॉर्ट्री का मसला हल करने वाली थी। अब वह पूजा के बारे में सोच रही थी। वो गैर मामूली हुस्न शबाब की हामिल थी और पारस हुस्न परस्त। ये ख्याल पैदा हो रहा था कि पूजा को तनवीम अमल के ज़रिए शीतारा बना दिया जाए और अपनी मखसूस बूस में मुंतकिल कर दी जाए तो पारस किसी शुबा के बगैर उसे शीतारा समझकर कबूल करेगा। पूजा अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करेगी तो वो यही समझेगा कि शीतारा उसके प्यार में डूबकर उसकी हम मज़हब हो गई है। वो उस पर कुर्बान होकर 2 चश्मी हीरे उसके हवाले करेगा। तब वो हीरे बासानी पूजा से हासिल कर लेगी। सब सो रहे थे। एक्सरे मैन एक गोशे गुमनामी में गहरी नींद के मज़े ले रहा था। टेरी आदम अपनी खुफिया रिहाइशगाह में ख्वाब देख रहा था और ख्वाब में मैक्सी दिखाई दे रही थी। नींद का दूसरा मतलब है गफलत, यानी आंख बंद करना। गोया 4-6 घंटे दुनिया को ना देखना, अपने जिस्म के साथ दिमाग को भी सुला देना। गोया दोस्तों और दुश्मनों सभी से गाफिल हो जाना।
ऐसी गफलत में कोई भी शब खून मार सकता है। दुनिया के कितने ही बड़े बड़े शहज़ोर गफलत ही में मारे गए। वैसे अभी एक्सरे मैन और टैरी आदम की शामत नहीं आई थी, इसलिए वो जिंदा और महफूज थे। उन्होंने ब्रेन आदम और दूसरे तमाम ब्रादर्स को हुक्म दिया था कि वो किसी भी तरह शाम तक आदिल का सुराग लगाएं, और इसके लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के तमाम जासूस लगा दिए। यहूदी तंजीम के तमाम ब्रादर और इंटेलिजेंस वाले तिलबैब से हैफा तक हर उस जवान का मुहासबा कर रहे थे जिस पर उन्हें ज़रा सा भी शुबा होता। ऐसी सख्तियों के बायस वह तमाम लोग परेशान हो गए थे जो वहाँ फार्मूले चुराने आए थे। उनमें से एक सुपर मास्टर की टीम थी जिसे शीतारा की सरपरस्ती हासिल थी। इसका एक नौजवान तिलबैब से और दूसरा हैफा से गिरफ्तार हुआ था। इन दोनों जवानों को पहले वार्निंग दी गई कि वो अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दें। वो लोग बाकायदा पासपोर्ट के जरिए तिलबैब और हैफा की अमेरिकन कंपनियों में मुलाजमत करने आए थे। वो इस बात पर बजिद रहे कि यही उनकी असलियत है। तब उन्हें टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया गया। शीतारा को यह गवारा न था कि उनकी टीम का कोई फर्द टॉर्चर सेल में जाकर अजियतें बर्दाश्त करे। उन्हें रिहाई दिलाने के लिए इसराइली हुकाम पर दबाव डालना ज़रूरी हो गया। वो ये नहीं चाहती थी कि इस मामले में उसका नाम आए। उसने पाशा के ख्यालात पढ़कर जहाँ बहुत सी मालूमात हासिल की थी, वहाँ ये भी मालूम किया था कि पाशा का एक उस्ताद था, वो यहूदी था और उसका नाम जाफरी हेराल्ड था। पाशा ने उसके साथ लेबॉर्ट्री में एक बंदर पर कामयाब तजुर्बा किया। फिर जाफरी ने पाशा से कहा था, पहले मैं ये दवाएं इस्तेमाल करूँगा, बंदर की तरह मुझे इंसान पर भी ये असर दिखाएंगे और मैं गैर मामूली समातो बसारत का हामिल हो जाऊँगा, तो तुम्हें भी ये दवाएं इस्तेमाल कराऊँगा। पाशा को उस्ताद की नीयत पर शुबा था, इसलिए वो तमाम दवाओं को और उनके मुरक्बात के फार्मूलों को याद रखता। फिर रात को सोने से पहले उन्हें अपनी डायरी में नोट कर लिया करता। इस तरह वो उस्ताद से पहले गैर मामूली कुव्वत समातो बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी कुव्वत का मालिक बन गया। यहूदी जाफरी हेराल्ड ने उससे खतरा महसूस किया। फिर चुपके से तमाम फार्मूले लेबॉर्ट्री का ज़रूरी सामान लेकर कहीं चला गया। तकरीबन 4 बरस गुजर गए थे और वह अब तक कहीं नज़र नहीं आया था। शीतारा ने सोचा अब यहूदियों के सामने नया शोशा छोड़ा जाए और उन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि यहाँ एक ऐसी तंजीम है जिसका सरबरा एक गैर मामूली समात व बसारत रखने वाला यहूदी जाफरी हेराल्ड है। एक फर्जी जाफरी के जरिए अपनी टीम के दोनों जवानों को टॉर्चर सेल से रिहाई दिलाई जाए। वो सुपर मास्टर की टीम के लीडर से बोली, मोबाइल फ़ोन के जरिए किसी हाकिम से रब्ता करो। उसने हुक्म की तामील की। किसी भी हाकिम से बासानी रब्ता नहीं होता। उस हाकिम के पिए ने पूछा, तुम कौन हो? अपना पैगाम नोट कराओ, वह पैगाम बड़े साहब को पहुंचा दिया जाएगा। वो बोला, जिन फार्मूलों की वजह से तुम्हारा ये शहर मैदान जंग बना हुआ है, मैं उसका एक ऐसा हाल पेश करना चाहता हूँ जिस पर अमल करने से तमाम दुश्मन यहाँ से भाग जाएंगे। पिए ने कहा, होल्ड ऑन करो। टीम का लीडर फ़ोन को कान से लगाई इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हाकिम की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, तुम कौन हो, नाम बताओ। मैं एक यहूदी हूँ, मेरा नाम जाफरी हेराल्ड है। मैं गैर मामूली फार्मूलों के मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ। तो फिर बयान करो, क्या जानते हो? मैं आपके ज़रिए किसी आला फ़ौजी अफसर या खुफिया तंजीम के अहदेदार से बात करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक फार्मूलों के मामला से हो। यह शोबा आपका नहीं। तो फिर मुझे क्यों फ़ोन किया है? मैंने कहा ना, आपके ज़रिए उनसे रब्ता करना चाहता हूँ। मुझे उनमें से किसी का भी फ़ोन नंबर मालूम नहीं। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर दो, तुमसे अभी रब्ता किया जाएगा। सॉरी, मैं अपना नंबर नहीं दूंगा। तो फिर तुमसे कोई बात नहीं होगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके इस शहर में खतरात मंडला रहे हैं, परेशान और फिक्रमंद आप होंगे। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, अच्छी बात है, 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन करो। राब्ता ख़त्म हो गया। शीतारा हाकिम के अंदर पहुंच चुकी थी। वह फ़ौज के आला अफसर से रब्ता कर रहा था। राब्ता कायम होने के बाद उसने अफसर को जाफरी हेराल्ड के मुतल्लिक बताया। वो आला अफसर ब्रेन आदम को मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ समझता था। उसने ब्रेन आदम को जाफरी के बारे में बताया। वो बोला, उसे मेरा नंबर दो। टीम के लीडर ने 10 मिनट के बाद फ़ोन किया तो उसे ब्रेन आदम से रब्ते का नंबर मालूम हुआ। 1 मिनट के अंदर उससे भी रब्ता हो गया। लीडर ने शीतारा की हदायत के मुताबिक कहा, मैं जाफरी हेराल्ड का ख़ास मातियत हूँ। मैं पहले अपने बॉस जाफरी हेराल्ड का तारुफ करा दूँ। वो आपकी तरह यहूदी और यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा का उस्ताद है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारा बॉस गैर मामूली कुव्वत समात व बसारत का हामिल है। ब्रेन आदम ने पूछा, यह पाशा का उस्ताद कहाँ से पैदा हो गया? दुनिया में बेशुमार अजीब व गरीब लोग पैदा हो चुके हैं और पैदा हो रहे हैं और आइंदा भी पैदा होते रहेंगे। आप उनके मुतल्लिक उसी वक्त मालूम कर सकते हैं जब आपको बताया जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारा वो बॉस कहाँ है? सख्त ज़ख्मी है। उसे एक हादसा पेश आया, वरना वो खुद आपसे बातें करता। मैं कैसे यकीन करूं कि वो पाशा का उस्ताद है और गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है? हमारा बॉस एक गोशे में बैठकर यहाँ के हुक्मरानों और फ़ौज के आला अफसरों की बात अपनी कुव्वत समाज से सुनता है। वो अफसरान योगा के माहिर होते हैं। कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके अंदर नहीं जा सकता और ना ही उनकी खुफिया गुफ्तगू सुन सकता है। ऐसा सिर्फ हमारा बॉस करता है। हमें मालूम तो हो कि उसने कौन सी खुफिया गुफ्तगू सुनी है। तो फिर सुनो, तुम लोग फ्रांस से वो मज़ाइल हासिल करना चाहते थे जो फ़िज़ा में मार नहीं करता।
बल्कि समुद्र की सतह पर से गुजरता हुआ बहरी जहाज़ों को तबाह करता है और किसी रडार की जद में नहीं आता। लेकिन हुकूमत फ्रांस ने तुम्हें वो मिसाइल नहीं दिया, चिली की हुकूमत को दिया, और अब तुम्हारे जासूस चिली की हुकूमत से इस मिसाइल का नक्शा हासिल करने गए हैं। ब्रेन आदम ने कहा, वाकई ये राज हमारे सिर्फ उन अफसरों को मालूम है जो योगा के माहिर हैं। मैं यकीन करने पर मजबूर हूँ कि ये खुफिया बातें गैर मामूली समात के जरिए सुनी गई हैं। हमारे बॉस ने उन 2 जासूस की आवाज़ें भी सुनी हैं जो चिली गए हैं। हम चाहें तो वो दोनों चिली से मिसाइल का नक्शा लेकर वापस नहीं आ सकेंगे। अच्छा, तो किस मामले में ब्लैकमेल कर रहे हो? ज़ाहिर है तुम अपने 2 जासूसों की ज़िंदगी और वो नक्शा चाहोगे, और हम अपने उन 2 आदमियों की रिहाई चाहते हैं जिन्हें आज टॉर्चर सेल में पहुंचाया गया है। उनमें से एक का नाम रॉजर स्मिथ और दूसरे का नाम रॉबर्ट है। ये बेचारे जासूस नहीं हैं, तुम्हारी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तुम्हारी ये दोनों बेचारे अमेरिकन फर्म में मुलाजमत करने यहाँ क्यों आए हैं? क्या यहाँ आकर अमेरिकन फर्म में मुलाजमत करना गैर कानूनी है? तुम्हारे बॉस ने गैर मामूली सलाहियतों से न जाने हमारे कितने राज मालूम किए। तुम तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी गैर कानूनी है। हमने अब तक तुम्हारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया, शायद इसलिए कि हमारा बॉस यहूदी है। हमारी तंजीम अमरीकियों के खिलाफ है, इसलिए वो जवान अमेरिकन फर्म में हमारे लिए जासूसी कर रहे हैं। उन्हें फ़ौरन रिहा कर दो और हमसे दुश्मनी की बजाय दोस्ती की राह इख्तियार करो। ठीक है, मैं अभी उनकी रिहाई का हुक्म देता हूँ। क्या तुम्हारा बॉस हमारे काम करेगा? ज़रूर करेगा, काम बोलो। हमारे बॉस को उसकी आवाज़ सुनाओ, वो उसे फ़ौरन ढूंढ निकालेगा। अगर उसका फ़ोन आएगा या किसी के ज़रिए से रब्ता होगा तो हम उसकी आवाज़ टेप करने की कोशिश करेंगे। शीतारा खुद ही आदिल की तलाश में थी। ब्रेन आदम को उसके लिए बेताब देखकर अपनी टीम के लीडर की ज़ुबान से पूछा, तुम्हें आदिल की तलाश क्यों है? जवाब में ब्रेन आदम ने बताया कि वो माफिया वालों के साथ है। पहले उसने बैंक लूटा, फिर एक यहूदी का बहुत बड़ा खजाना लूट लिया, और अब टेलीपैथी के जरिए माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे। उसने लीडर के जरिए कहा, हमारा बॉस आदिल की आवाज़ पहले सुना करता था, लेकिन अब इसलिए नहीं सुन पाता कि उसने अपनी आवाज़ और लहजा बदल लिया है। यानी तुम्हारा बॉस आदिल को पहले से जानता है। हाँ, ये वही हैरी रॉबसन है जो यहाँ की एक बड़ी शूज़ कंपनी का मालिक है। ओह गॉड, इस हैरी ने तो हमें कई मामलात में परेशान किया था। तुम्हारी बात तो दिल को लगती है, यह आदिल वही हैरी है। अपने बॉस से कहो हमें किसी तरह आदिल तक पहुँचा दे, हम भी तुम्हारे काम आएंगे। अभी तुम्हारे आदमी रिहा किए जा रहे हैं, राब्ता ख़त्म हो गया। लीडर ने कहा, मैडम आपने तो कमाल कर दिया, कितनी आसानी से आपने हमारे आदमियों को रिहाई दिलाई है। ये मामूली सी कामयाबी है। मैं इससे नाकामी से परेशान हूँ जो आदिल के सिलसिले में है। वो इस हद तक बढ़ गया है कि यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी परेशान होकर उसे तलाश कर रहे हैं। मैडम, उसे कैसे तलाश किया जा सकता है? उसका कोई सुराग तो मिलना चाहिए। मैं इसी मसले पर गौर कर रही हूँ, तुम लोग भी कोई रास्ता निकालो, मैं फिर आऊँगी। वो चली गई। उधर ब्रेन आदम राब्ता ख़त्म करके आदिल के मुतल्लिक गौर करने लगा। फिर उसने इंटेलिजेंस के एक अफसर से कहा, वो 2 जवान रॉजर और रॉबर्ट जो टॉर्चर सेल में, उन्हें फ़ौरन रिहा कर दो। उनसे कोई सवाल न किया जाए। माजरत चाही जाए कि उन्हें गलती से गिरफ्तार किया गया। हमारे 2 जासूस सादा लिबास में रहकर उनकी निगरानी करते रहेंगे। वो जहाँ जाएं और जिन अफराद से मिलते रहें, उन अफराद के मुतल्लिक छानबीन की जाए। ब्रेन आदम का ख्याल था कि वो रॉजर और रॉबर्ट की निगरानी करता हुआ उस गैर मामूली समात व बसारत के हामिल जाफरी हराल्ड तक पहुँच सकेगा। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर रिसीवर उठाकर ब्लैक आदम के नंबर डायल किए। जैसे ही राब्ता कायम हुआ, वो अपनी एक उंगली रिसीवर के माउथ पीस पर यूं बजाने लगा जैसे दस्तक दे रहा हो। यूं 3 बार उंगली से दस्तक देने के बाद बोला, अपने तमाम बरादर से कह दो कि जब भी उनके फ़ोन की घंटी बजे, वो खामोशी से रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की आवाज़ सुने, अपनी आवाज़ें ना सुनाए। बरादर में से जो भी कुछ कहना चाहे वो तहरीर के ज़रिए टेलीग्राफ तरीक़ेकार के ज़रिए बात करे। उधर से ब्लैक आदम ने अपने रिसीवर के माउथ पीस पर टिक की आवाज़ के साथ एक उंगली बजाई। ये इशारा था कि ब्रेन आदम होल्ड ऑन करे। थोड़ी देर बाद ब्रेन आदम को टेलीग्राफिक इशारों की ज़ुबान सुनाई देने लगी। ब्लैक आदम इस इशाराती ज़ुबान से पूछ रहा था, ऐसी एहतियात क्यों की जा रही है? ब्रेन आदम ने कहा, एक ऐसे शख्स के ख़ास मादियत ने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया है जो पाशा का उस्ताद है और गैर मामूली समात व बसारत का हामिल है। अगरचे वो खुद मुझसे बातें नहीं कर रहा, मगर मैं समझता हूँ वो दूसरे रिसीवर से मेरी आवाज़ सुन रहा होगा। आइंदा वो मेरे ज़रिए तुम सब की आवाज़ें सुनेगा, इसलिए एहतियात लाजमी है। ब्लैक आदम ने इशारों की ज़ुबान में पूछा, वो पाशा का उस्ताद कौन है और उसने क्यों रब्ता किया? उसका नाम जाफरी हेराल्ड है, हमारी तरह यहूदी है। उसने गैर मामूली समात के ज़रिए हमारे कई अहम राज मालूम किए हैं। चिली केस के बारे में भी पूरी तफसील जानता है। अगर मैं उसके 2 जवानों रॉजर और रॉबर्ट को रिहा ना करता तो वह चिली में हमारे 2 अहम जासूसों को नुकसान पहुंचाकर हुकूमत फ्रांस को मिसाइल के नक्शे की चोरी की खबर पहुंचा सकता था। इसका मतलब है वो आइंदा भी दूसरे तमाम राजों के हवाले से हमें ब्लैकमेल करेगा। वो पता नहीं कब से ये तमाम राज जानता है। उसने पहले कभी ब्लैकमेल नहीं किया, आज उसने मजबूरन ऐसा किया है। वो यहाँ अमरीकियों के खिलाफ सरगर्मियों में मसरूफ़ है। बहरहाल हमें इस जाफरी हेराल्ड को ढूंढ निकालना होगा।
इस मकसद के लिए रॉजर और रॉबर्ट की कड़ी निगरानी करनी होगी। मैंने निगरानी के अहकाम सादिर किए हैं। जाफरी के मातियत से यह मालूम है कि आदिल दरअसल हैरी रॉबसन शूज़ फैक्ट्री का मालिक है। शूज़ फैक्ट्री में अपने आदमी लगा दो और फ़ोन कॉल्स टैप कराते रहो। उसने हदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। जाफरी हेराल्ड एक नई मुसीबत बनकर एहसाब पर छा रहा था। वो और पाशा टेलीपैथी जाने वालों से ज़्यादा खतरनाक थे। ख्याल ख्वानी की लहरों से योगा के जरिए महफूज रहा जा सकता था, लेकिन वो दोनों कुव्वत समाज से एक टेलीफोन के जरिए किसी एक की आवाज़ सुनते, फिर उसके जरिए दूसरों की आवाज़ें और अहम गुफ्तगू सुनते चले जाते। जैसा कि अभी जाफरी ने चिली केस का राज बयान करके अपनी कारकर्दगी साबित की थी, ऐसा जाफरी ने नहीं शीतारा ने किया था। उसने जाफरी बनकर धोखा दिया था, झूठ कहा था कि वहाँ किसी जाफरी हेराल्ड का वजूद है। लेकिन बचपन में यह सबक पड़ा था कि कभी झूठ भी सच बन जाता है। शेर आया कहने से कभी सचमुच शेर आ जाता है। फ़ोन की घंटी बजी। ब्रेन आदम ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से कहका सुनाई दिया। उसने नागवारी से पूछा, कौन हो तुम? वो हंसते हुए बोला, थोड़ी देर पहले किसी बहरूपिया जाफरी ने तुमसे बात की थी। उसने मेरे मुतल्लिक झूठ कहा था, मैं सच बनकर आ गया हूँ। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? ज़रा वजाहत से कहो। अभी जिसने फ़ोन किया था वो मेरा ख़ास मातियत नहीं था। पता नहीं वो कौन है जिसने तुम्हारे बहुत से राज मालूम किए हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो गैर मामूली कुव्वत समात का हामिल नहीं है, और अगर है तो फिर वो पाशा है। पता नहीं किस मसलियत से अपना नाम छुपाकर मेरा नाम इख्तियार कर रहा है। वो परेशान होकर बोला, आखिर ये क्या चक्कर चलाया जा रहा है? अगर वो जाफरी नहीं था तो पाशा है। साफ साफ कहो, क्या तुम जाफरी हो? क्या तुम भी हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेते हो? बेशक, ये फार्मूले मैंने ही तैयार किए थे। पाशा ने मेरे साथ लेबॉर्ट्री में काम करने के दौरान इन फार्मूलों की एक नकल अपने पास रख ली थी। इस तरह वो मेरे मुकाबले में शेर बब्बर बन गया था। ये 4 बरस पहले की बात है। उन दिनों में 80 साल का बूढ़ा था, पाशा का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए रूपोश हो गया। अब जाहिर हो रहे हो, इसका मतलब है पाशा के मुकाबले में शेर बब्बर हो गए हो? हाँ, पैदाइश के हिसाब से मैं 84 बरस का हो गया हूँ, लेकिन दवाओं के इस्तेमाल के बाद अब 30 बरस का भरपूर जवान लगता हूँ। ये सिर्फ ज़ाहरी जवानी नहीं है, जिस्मानी तौर पर ऐसा ताकतवर हूँ कि लकड़ी के दरवाजे को तोड़ सकता हूँ, लोहे की सलाखें मोड़ सकता हूँ। किसी पहलवान को एक हाथ मार दूँ तो वह ज़मीन से उठ ना पाए। गहरी तारीकी में दूर तक साफ तौर से देख लेता हूँ। हज़ारों मील बैठे हुए किसी शख्स की आवाज़ पर तवज्जो मरकूज़ करके उसकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुन लेता हूँ। तुमने मेरी आवाज़ कैसे सुनी? मुझे कब से जानते हो? थोड़ी देर पहले तुम्हें नहीं जानता था, कल से मेरी नज़र एल्फ्रेड पर थी। कौन एल्फ्रेड? वही जो थोड़ी देर पहले मेरा मातियत बनकर तुमसे फ़ोन पर बातें कर रहा था। कल मैंने एल्फ्रेड के साथ एक हसीना देखी, मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने उससे दोस्ती करनी चाहिए। एल्फ्रेड मेरे सामने दीवार बन गया। मैं एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्स की हैसियत से ज़िंदगी गुजारूं, सरेआम उससे लड़ाई नहीं कर सकता था। मैंने उस वक्त सब्र किया, फिर वक्तन फ़वक्तन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी असलियत और कमज़ोरियाँ मालूम करता रहा। क्या मुझे उसकी असलियत बताना पसंद करोगे? बेशक, मैं यहूदी हूँ। मेरे मुल्क को जो नुकसान पहुँचाने आएगा मैं उसे ज़रूर बेनकाब करूँगा। हमें तुम्हारी हुबुल वतनी और कौम परस्ती पर नाज है। ये अल्फ्रेड कौन है? एक खुफिया तंजीम का लीडर। ये अपने चंद साथियों के साथ अमेरिका से है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले और पिछली रात उसे अपने साथियों को फ़ोन के ज़रिए पैगाम देते सुना है। मुख्तलिफ पैगामात सुनने के बाद मालूम हुआ वो सब एक टेलीपैथी जाने वाली शी तारा की मातियत हैं। ब्रेन आदम ने चौंक कर कहा, मिस्टर जाफरी, तुम एक खतरनाक औरत की सरगर्मियों पर से पर्दा उठा रहे हो। तुमने हमारा दिल, हमारा एतमाद जीत लिया है। मैं तुम्हें एक बड़ी ऑफ़र देता हूँ। क्या तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा ओहदा कबूल करोगे? इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? मुझे अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत है। मैं खामोशी से काम करूँ। ओहदा कबूल करके सरकारी पाबंदियों में क्यों रहूँ? मैं आज़ाद रहूँगा। मुझसे कोई सा भी काम लेते रहो, मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। फिर वो अपनी आवाज़ बदल कर बोला, ये मैं अपनी असल आवाज़ में बोल रहा हूँ। तुम मुंह से आवाज़ ना निकालना, वरना पाशा सुन रहा होगा तो तुम्हारे ज़रिए मेरी ये दूसरी आवाज़ और लहजा भी सुन लेगा। जवाब में सिर्फ हूँ, हाँ या ना कहो। ब्रेन आदम ने सिर्फ हूँ कहा। जाफरी ने कहा, ये मैं जानता हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ तब्दील करोगे। मुझे कोई ऐसा नंबर दो जिस पर मैं किसी रोक टोक के बगैर तुमसे रब्ता करूँ। तुम ये नंबर इंटेलिजेंस के मिस्टर नेल्सन को बता दो। मैं उससे बाद में पूछ लूँगा। मैं रब्ता ख़त्म कर रूँ। आइंदा कोई बात उसी नंबर पर होगी। जाफरी हेराल्ड ने मोबाइल नंबर को ऑफ कर दिया, फिर मुस्कुराकर बंदर को देखा। इस बंदर का नाम हीरो था। ये वही था जिस पर जाफरी और पाशा ने पहली बार दवाएं आजमाई थी, लेकिन अब इसकी हैयत बदल चुकी थी। पहले इसका कद 2.5 फुट था और वो 4 पैरों से चलता था। जाफरी इस पर इब्तदाई तजुर्बा करने के बाद भी पिछले 2 बरसों से मज़ीद तजुर्बात करता रहा था। इन कामयाब तजुर्बात के नतीजे में इसका कद 5.5 फुट हो गया था। अब वो पिछले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता था और बाकायदा पतलून, शर्ट्स और कोट वगैरह पहनता। पतलून के पीछे एक सुराख होता था जिसमें उसकी दुम बाहर निकल जाती थी। अब वो आम इंसानों की तरह ऐसा कद्यावर हो गया था कि उसे नंगा नहीं रखा जा सकता था। बंदर और इंसान में बड़ी मुमासलत होती है। उसकी सूरत बंदरों जैसी इंसान की हो गई थी, यानी आधा इंसान होने के बावजूद आधा बंदर था। जिस्म पर बाल भरे हुए थे,
जैफरी उन दिनों उसके चेहरे, गर्दन और हाथों से बाल झड़ने के इंजेक्शन लगा रहा था। जहाँ तक जिस्मानी कुव्वत का ताल्लुक था, वो किसी गोरीले से ज़्यादा ताकतवर था। किसी भी मुकाबिल को दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद करके दूर फेंक देता। जिसे बाजू में दबोच लेता उसके लिए रिहाई पाना मुश्किल हो जाता। उसकी बसरी और समई कुव्वतों को पहले ही मरहले में आजमाया जा चुका था। वो पाशा से ज़्यादा कुव्वत समात व बसारत का हामिल था। चूंकि पैदाइशी जानवर था, इसलिए इसमें इंसानों से ज़्यादा सूंघने की हिस्स थी। जाफरी ने तजुर्बात के दौरान इस हिस्स को भी बढ़ाया था। उसे किसी शख्स की मखसूस बू पर तवज्जो मरकूज करने को कहा जाता, तो वो इसे जहन नशीन करके उस मखसूस बू वाले शख्स को ढूंढ निकालता। इस वक्त वह एक कुर्सी पर बैठा खाने की मेज़ पर झुका हुआ था, बड़े इत्मीनान से लुकमे चबा रहा था। जाफरी ने पूछा, वेल हीरो, तुमने बातें सुनी? वो हाँ के अंदाज में सर हिलाकर फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। अभी फ़ोन पर बिरेन आदम से जो गुफ्तगू होती रही थी, उसे हीरो ने वाज़े तौर से सुना। आइंदा वो किसी बाजार में, तफरीगाह में या किसी होटल में यही आवाज़ सुन लेता तो बिरेन आदम को पहचान लेता कि यही वो गुफ्तगू करने वाला शख्स है। हीरो में एक बड़ी खामी यह थी कि वह इंसान की तरह बोल नहीं पाता था। गुफ्तगू समझकर इशारों में जवाब देता। जिस तरह गूंगे और बहरे अफराद को हरूफ समझाकर लिखाया पढ़ाया जाता है, इसी तरह हीरो को पहले टाइपराइटर के जरिए हरूफ, अल्फाज और फ़िक्रे टाइप करना सिखाए गए। चूँकि गैर मामूली दिमागी तवानाई हासिल की थी, इसलिए बड़ी तेज़ी से ये सब कुछ सीखते हुए अब वो कंप्यूटर के जरिए सवालों के जवाब देने लगा था। वो खाने से फारिग होकर कुर्सी से उठ गया। 2 पैरों से चलता हुआ वॉश बेसन के पास गया। चलते वक्त उसके दोनों हाथ कमर से नीचे तक झूलते रहते, या फिर वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर चलता था। उसने नलके को खोलकर कुल्ली की, पेस्ट लेकर दांतों को ब्रश किया, मुंह को अंदर से साफ किया, चेहरे को ऊपर से धोया, फिर तौलिए से मुंह हाथ खुश्क करके दूसरे कमरे में गया। वहां से पोर्टेबल कंप्यूटर उठाकर ले आया। खाने की मेज़ पर से बर्तनों को एक तरफ सरका दिया, फिर वहां कंप्यूटर को रखकर कुर्सी पर बैठकर इसे ऑपरेट करने लगा। उसकी छोटी स्क्रीन पर अल्फाज उभरने लगे। हीरो ने सवाल किया, जाफरी मेरे दोस्त, तुम मुझे कब तक बंदर समझकर अपना पाबंद बनाए रखोगे? जाफरी ने कहा, तुम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम्हें बाहर तनहा जाने से रोकता हूँ। तुम इंसानों के दरमियान तमाशा बन जाओगे, इसलिए कार के अंदर बिठाकर कलर्ड शीशे चढ़ाकर घुमाता फिराता रहता हूँ। तुम यहाँ से हैफा तक तमाम रास्तों और इलाकों को पहचान गए हो। वह कंप्यूटर के जरिए बोला, ठीक है, मैं तनहा ना सही, तुम्हारे साथ सड़कों पर चल सकता हूँ। इब्तदा में कुछ दिनों तक लोग मुझे अजूबा समझकर देखेंगे, मेरे चर्चे होंगे, फिर रफ्ता रफ्ता मैं एक आम सा नज़ारा बन जाऊँगा। हीरो, बात सिर्फ इतनी ही नहीं, यहाँ की हुकूमत मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मैं इस मुल्क में तुम्हें कहाँ से ले आया हूँ। फिर तुम्हारी हरकतों और सलाहियतों को देखकर ये मालूम हो जाएगा कि मैं ही गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला जाफरी हेराल्ड हूँ। तुम नाम बदलकर आज़ादी से घूमते हो, ऐसी आज़ादी मुझे नसीब नहीं होगी। बेहतर है कि हम अलहदा रिहाइश इख्तियार करें। यहाँ की हुकूमत मेरा मुहासबा करेगी तो तुम मेरे साथ नज़र नहीं आओगे। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें बंदर से इंसान बनाया है और तुम साथ छोड़कर जाना चाहते हो। अगर इंसान बनने से आज़ादी ख़त्म हो जाती है तो मुझे बंदर ही रहने देते। अलहदगी का ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर रहा हूँ। हम एक ही शहर में रहेंगे, अपनी गैर मामूली सलाहियतों के ज़रिए रब्ता रखेंगे, रात की तारीकियों में मुलाकातें करेंगे, मुसीबत के वक्त फ़ौरन एक दूसरे की मदद के लिए हाजिर हो जाया करेंगे। हीरो, मुझे तुम्हारी जुदाई कबूल नहीं है। साफ साफ बोलो कि मेरी आज़ादी मंजूर नहीं। तुम मुझे दोस्त नहीं, ताबेदार बनाए रखना चाहते हो। प्लीज़ तुम मुझे गलत ना समझो। प्लीज़ तुम मुझे गलत समझने पर मजबूर ना करो। तुम देख रहे हो कि तुम पर तजुर्बात जारी हैं। आज मैं एक नया इंजेक्शन लगाने वाला हूँ। सॉरी, अब मैं किसी तजुर्बे से नहीं गुजरूंगा। और यह नया इंजेक्शन किस सिलसिले में है? इसके असर से तुम्हारे जज्बात काबू में रहेंगे। मैं पिछले 2 बरसों से देख रहा हूँ, तुम किसी बंदरिया में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। ज़ाहिर बंदर से इंसान बन गए हो, अब औरतों से दिलचस्पी लोगे, उन्हें जबरन उठाकर अपने बेडरूम में लाओगे। और हीरो ने हाथ उठाकर उसे आगे कहने से रोक दिया, फिर कंप्यूटर के जरिए जवाब दिया, तुम मेरी फितरत को समझते हो। मैंने आज तक किसी औरत पर जबर नहीं किया। मैं तुम्हारी तरह अय्याश नहीं। तुम अपनी डायरी खोल कर देखो, एक जगह तुमने लिखा है कि मैं नहायत संजीदा और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूं। फिर क्यों इल्ज़ाम दे रहे हो कि मैं ख्वामखा औरतों के मामले में हंगामे करूंगा? जाफरी ने कहा, मेरे दोस्त, तुम मेरे खुलूस को नहीं समझ रहे। मैं दोस्ती के जज्बे से समझा रहा हूँ कि इंसानों की दुनिया में तनहा निकलोगे तो कदम कदम पर फरेब खाओगे और मुसीबतें उठाओगे। वो कंप्यूटर के जरिए बोला, इंसान अक्लमंद होता है, लेकिन बंदर चालाक और मक्कार होता है। तुमने मुझे इंसानी जहानत दी, इसके बावजूद मेरे अंदर एक बंदर की पैदाइशी चालाकियाँ और मक्कारियाँ हैं। ये दुरुस्त है कि इब्तदा में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन मैं उनसे निमट लूँगा। जाफरी फिर कुछ कहना चाहता था। हीरो ने फिर हाथ उठाकर उसे कहने से रोक दिया। कंप्यूटर के जरिए बोला, बस करो जाफरी, तुम्हारी बातों में और दलाइल में कोई जान नहीं। बेहतर है हम दोस्ताना फ़िज़ा में अलहदा हो जाएं और दूर रहकर भी दोस्ती कायम रखें। फिर तो साफ बात यह है हीरो कि तुम एहसान फरामोश हो। इंसान अपनी बेहतरी के लिए मेहनत करता है। मैंने दिन रात तुम पर मेहनत की,
तुम्हें बंदर से कद्दावर गोरिल्ला और आधा इंसान बनाया ताकि तुम मेरे मुहाफिज बनकर हो, लेकिन तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहे हो। हीरो ने पूछा, अगर मैं तुम्हारे लिए मसला बन रहा हूं तो बताओ, ये मसला कैसे हल करोगे? वो घूंसा दिखाकर बोला, मैं ताकत में तुमसे कम नहीं हूँ। मुकाबला होगा तो हम दोनों जख्मी हो जाएंगे। हम में से कोई मर भी सकता है और मैं मरना नहीं चाहता। बताओ अलहदगी कैसे होगी? मैं ये बंगला छोड़कर जाऊंगा या तुम? मैं जाऊंगा तो नई रिहाइशगाह का इंतजाम करने में दुश्वारी होगी। तुम मुकम्मल इंसान हो, कहीं भी जाकर अपना दूसरा ठिकाना बना सकते हो। मुझे एतराज़ नहीं, मैं कोई दूसरा बंगला खरीद लूंगा, लेकिन यहाँ एक कमरे में मेरी लेबॉर्ट्री है। अपनी लेबॉर्ट्री को लॉक करके जाओ। जब बंगला खरीद लो तो लेबॉर्ट्री को उधर मुकफ्फल कर देना। दोनों में यह तय पा गया कि जाफरी शाम को बाहर जाएगा और जायदाद की खरीद और फरोख्त करने वाले इदारे से रुजू करेगा। 1-2 रोज़ में नया बंगला खरीद लेगा। हीरो ने कंप्यूटर को बंद किया, फिर मुस्कुराकर उसे मुसाफिया करने के बाद आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चला गया। जब उसने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया तो जाफरी ने हकारत से बंद दरवाजे को देखा, फिर अपने बेडरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। अलमारी की दराज को खोलकर उसमें से एक रिवॉल्वर निकाला। इसे चेक किया, वो पूरी तरह लोड था। कोई घोड़ा इसलिए नहीं खरीदता और इसलिए उसे नहीं खिलाता पिलाता कि एक दिन वो अपनी पीठ पर ताबेदारी की जैन कसने ना दे, और अगर जैन कस दी जाए तो वह अपने मालिक को पीठ पर से गिरा दे। ऐसे घोड़े को गोली मार दी जाती है। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, तराशीदम परवरदम शकिस्तम। मैंने उसे तराशा, मैंने उसकी परवरिश की और अब मैं उसे तोड़ फोड़ दूंगा।